तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि गोचंग ने अपनी ना होने वाली बीवी से कहा था कि तुम अपने गर्ज को साइड में रखो ना। हर कोई कह रहा है कि तुम अपनी बड़ी बहन को जाने दो, तो फिर तुम जाने क्यों नहीं देते। और तुम्हें तो पता ही है कि डियर मैडम ने इस समय गोचंग की गुलाम हो रखी है, तो वो गोचंग की हर एक बात मानती है और वहां से चली जाती है मुस्कुराते हुए। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में सोयून अपने मन के अंदर सोचती है कि भला टली, और बाकी मुझे कोई अंदाजा नहीं है कि सोयून को अपनी गलती का पछतावा है या नहीं। बाय द वे होना चाहिए, इतने सालों में हो जाता है, अनटिल अनलेस तुम हरामी ना हो। साइड से सेकंड मास्टर गोचंग से कहता है, यार तुम्हारे जैसा तैयार वाला मैंने आज तक नहीं देखा यार, मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ। 9 ग्रेट माउंटेन्स तुम्हें पूरी शिद्दत के साथ वेलकम करता है और हमारे यहाँ चाय पियो आके। इसके बाद हम लोग यांग साओ को देखते हैं जो कि नीचे की तरफ आगे बढ़ा था, ये कहते हुए सीनियर सिस्टर। लेकिन तभी हम उसके पीछे से गोचंग की शॉट को देखते हैं जो उसे तेज थी और वो सड़क से जाके सोयून के सीने के अंदर घुस के पार हो जाती है और साथ ही में आर्टिफैक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए उसके सीने के वे अंदर छेद कर देती है। यांग साओ जैसे ही देखता है कि उसकी दुलरुबा के सीने के अंदर एक बड़ा सा छेद हो गया है, तो वो आगे से चिल्ला के कहता है, सीनियर सिस्टर नहीं। वह सोयून आखिरी बार यांग साओ की तरफ देखती है, जिसके बाद उसकी पूरी बॉडी वहां पे ब्लास्ट कर जाती है कि साला ऐसे कौन करता है। अब इसके बाद हम लोग यांग साओ को देखते हैं, सत्यवादी की मूर्ति। इसे इतना बड़ा झटका लगा था कि ये सिर्फ कपड़े को पकड़ के रो रहा था, बॉडी तो बची नहीं थी वहां पे। अब इसके बाद बाकी माउंटेन के जो मास्टर थे वो सभी बाहर निकलते हैं और आगे से कहते हैं कि इसने 9 ग्रेट माउंटेन्स के डिसाइपल को मारा है, इसकी इतनी जरूरत कैसे हुई। साइड से 2 मास्टर बाहर निकलते हैं, जिनमें से फीमेल वाली गोचंग से कहती है, अगर तुमने हमें अच्छा रीजन नहीं दिया तो फिर सोचना मेन है कि तुम यहाँ से सही सलामत बाहर जा सकते हो। साइड से दूसरा वाला मास्टर मन के जरिए उससे कहता है कि कुछ भी उल्टा सीधा ना करना। सेकंड मास्टर इसे काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। अब गोचंग जानते हो यहाँ पे क्या इस्तेमाल करता है, वो इस्तेमाल करता है यूनो रिवर्स कार्ड, और वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को कौन सा रीजन चाहिए भाई। तुम्हारे डिसाइपल अभी यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के नहीं कह रहे थे कि तुम्हें अपनी नफरत को साइड में रखना चाहिए और हर जगह प्यार फैलाना चाहिए, खासकर अपनी बड़ी बहन को। हालांकि मैंने तुम लोगों की सीनियर सिस्टर को मार दिया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है क्या कि दुनिया के अंदर हर चीज को माफ किया जा सकता है। क्या इस दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो बिना वायलेंस के सॉल्व हो सके, जहाँ पे कोई भी दुश्मनी ना हो? क्या तुम लोगों ने ऐसा नहीं कहा था? इसके बाद वो सोयांग से कहता है, ओए इधर देख, मैं सोच रहा हूँ क्या तुम मुझे माफ करोगे और उतने ही मर्सीफुल होगे जैसा अभी तुम यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के डियर मैडम से कह रहे थे। क्या तुम मुझे एक और मौका दोगे अपनी जिंदगी के अंदर पश्चाताप करने का? तो सोयांग गोचंग की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है, जॉन से मार दूंगा। वो लिटरली यहाँ पे गाली देने का मन कर रहा है, मेरे एक्सप्रेशन ही ऐसे हैं। मायायो। इसके बाद गोचंग डियर मैडम से कहता है, देखो इसकी आंखों में ये बिल्कुल भी उस तरीके का नहीं लग रहा है जैसे अभी 5 मिनट पहले कह रहा था कि हम लोगों को दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। अबे तो ये सब लोगों से चिक चिक के कह रहा था कि हर किसी को एक दूसरे से नफरत नहीं रखनी चाहिए, प्यार फैलाना चाहिए। अब क्या हुआ? वहीं पे डियर मैडम और गोचंग बड़ा जोर जोर से हंस रहे थे और इसी को ही कहते हैं यूनो रिवर्स कार्ड। अब ये गोचंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि उसी टाइम पे सेकंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और वो डियर मैडम से कहते हैं कि तुम दोनों बहनों के बीच में जो भी यहाँ पे हुआ, इसका हमारे माउंटेन से कोई भी लेना देना नहीं है और ना ही हम तुम्हारे किसी मामले के बीच में अभी टांग अड़ाएंगे। सोयांग अपने मास्टर से कहता है, लेकिन उसके मास्टर उससे कहते हैं कि सारा शांत रखो, नहीं इस तरीके से खुद की ही जान ले लोगे। इसके बाद सेकंड मास्टर गोचंग से कहते हैं कि मेरे डिसाइपल को जो भी यहाँ पे किया है उसके लिए अपने दिल पे ना लेना। इसके शब्द कठोर हो सकते हैं लेकिन इसने दिल से कुछ भी नहीं कहा है। हाँ, उसने दिमाग और गुर्दे से सब कुछ जो बोला है। इसके बाद वो गोचंग से कहता है कि डियर मैडम और उसकी बहन के बीच में जो भी गर्ज था वो यहीं पे खत्म हो चुका है और 9 ग्रेट माउंटेन के डिसाइपल्स को इसके खिलाफ जाने की कोई भी इजाजत नहीं और नहीं उनके पास हक है। गोचंग आगे से कहता है कि अगर सेकंड मास्टर ने ऐसा कहा है तो फिर मैं यहाँ पे कभी भी किसी ऐसे के लिए मुसीबत खड़ी नहीं करूंगा जो मुझसे छोटा है। हाँ, तुम तो उसके लक को चूसने वाले हो ना, सब कुछ तो छीन ही लिया है उससे। और गोचंग आखिर में कहता है कि हम लोगों की जो भी दुश्मनी थी वो यहीं पे खत्म होती है, हालांकि जो मेन सिनारियो है वो यहीं से शुरू होगा। गोचंग ऐसा अपने मन के अंदर सोचता है। सोयांग अपने मन के अंदर सोचता है, यू ट्रैश बास्टर्ड, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने क्लैन के साथ साथ अब एक और बदला मेरे ऊपर चढ़ गया और वो मैं भी तुझसे ही लूंगा। इसने मेरे क्लैन को मारा और जिसने मेरी सीनियर सिस्टर को मारा है मैं उन दोनों को ही मार दूंगा। खैर इसके बदले में थर्ड मास्टर को देखते हैं जो कि गोचंग से कहता है कि बधाई हो भाई, तुम लोगों ने अपना बदला ले लिया, इसलिए चलो एक साथ मिलकर खातिरदारी करते हैं। और ये लोग भी उसे शुक्रिया कह रहे थे। इस पे थर्ड मास्टर आगे से कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो उसकी शागिर्दी है। इसके बाद वो उन दोनों से कहता है, अगर कभी मौका मिले और मैं कभी 9 ग्रेट माउंटेन से बाहर निकलूं फ्यूचर में, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरा इसी तरीके से ख्याल रखेंगे। और ये बुढ़ा अपने मन के अंदर सोचता है कि ये ऐसा करके यहाँ पे गोचंग का फ्यूचर में फायदा उठा सकता है, उसका
इस्तेमाल कर सकता है। गुचेंग ऊपर ऊपर से कहता है ऑफ कोर्स थर्ड मास्टर, हम तो आपके लिए सब कुछ करेंगे। और वो मन के अंदर सोचता है बुढ़े तुझे मौका ही नहीं मिलेगा इस माउंटेन से बाहर जाने का, तो अगले ही दिन यहाँ पे मरने वाला है। इसके बाद थर्ड मास्टर इन दोनों से कहता है कि तुम लोग यार पक्का एकदम परफेक्ट कपल हो, तुम दोनों के बीच में जो प्यार है वो साला हेवंस तक जाएगा। इस पे डियर मेडन आगे से कहती है कि मैं इस बात से आपकी एग्री करती हूँ, ये दुनिया का सबसे बेस्ट हबी है। आपको भी यही लगता है? और वो गुचेंग से कहती है तुम्हें भी ये लगता है ना? गुचेंग आगे से कहता है लगता तो है। इसके बाद दोनों टेलीपैथी के जरिए बात करते हुए कहते हैं कि तुम सच में नहीं चाहते हो ना कि हम लोग यहाँ पे जीते? हम लोगों को भी अपने कार्ड से रिवील करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक्टिंग नहीं कर सकते? गुचेंग आगे से कहता है मुझे डर है अगर मैंने एक्टिंग शुरू कर दी तो मैं किसी तरीके से आखिर में तुम्हारा सच्चा पति बन जाऊंगा। इसके बाद तुम्हें बस तलवार लेनी और मेरी गर्दन के ऊपर घुमा देनी है। इस पे डियर मेडन गुचेंग से कहती है, वो भी उसका पहला नाम लेते हुए चेंगे। गुचेंग नहीं मास्टर वास्टर ने सीधा डियर हस्बैंड विद द नेम। और वो गुचेंग से कहती है कि तुमने तो मेरी मदद की है मेरा बदला लेने में, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकती हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हें रीपे करना चाहिए। क्या तुम्हें अभी भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है? इतना सब होने के बावजूद कितना बुरा है। गुचेंग उससे कहता है कि तुम जिस तरीके से एक्ट करती हो दूसरों के सामने और उनकी पीठ पीछे जिस तरीके से बातें करती हो, ये देख के मैं डर जाता हूँ। और ऊपर से तुम्हारी शकल के ऊपर लिखा हुआ है कि तुम एक साथ हम दोनों को मरवा दोगी। और मुझे ऐसा लगता है कि तुम अपनी पूरी कोशिश कर रही हो ताकि तुम 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स को बचा सको। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पे एक एडवाइस देता हूँ कि मेरी पीठ पीछे ये सब करना बंद कर दो। साला मैं दूसरों की जिंदगी में कलेश करता हूँ, तुम मेरी जिंदगी में कलेश करना चाहती हो, रोक दो ये। थर्ड मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये दोनों लड़ाई कर रहे हैं क्या? ये आपस में हाथ से क्यों लड़ रहे हैं? फिर डियर मेडन गुचेंग का कुछ पकड़ना चाहते थे लेकिन गुचेंग पकड़ने नहीं देना चाहता था क्योंकि खतरा है भाई। फिर इसके बाद हम लोग साओयांग को देखते हैं और इसका जो लक था धीरे धीरे करके माइनस में जा रहा था और ये अपनी सीनियर सिस्टर की कबर के सामने रो रहा था। ये कहते हैं कि मास्टर के बाद सिर्फ तुम्हें थी जो कि मुझे सच में बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन देखो क्या दिन आ गए हैं, अब तुम अर्थ से पूरी तरीके से गायब ही हो गई हो। इसके बाद ये भाई साहब आगे से खत्म गाते हैं कि अगर ये अपनी सीनियर सिस्टर का बदला नहीं ले पाए तो ये कभी दोबारा ही इंसान की तरह रिकार्नेटेड नहीं होंगे। भाई तुम हो कि नहीं गुचेंग हरामी, तुम्हारी लक के साथ साथ तुम्हारी सोल भी निकल जाएगा। अब इसके बाद वहाँ पे सेकंड मास्टर आता है जो कि साओयांग से कहता है कि जो यंग मैन डियर मेडन के बगल में खड़ा था वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और साथ ही में एक बार तो मुझे भी डर लगने लगा कि साला वो कहीं मुझे न मार दे। और सेकंड मास्टर यहाँ पे साओयांग से कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर नहीं है, इसीलिए 9 ग्रेड मॉन्स्टर के पास इतनी ज्यादा पावर नहीं है कि वो उनके खिलाफ इतनी आगे बढ़ जाए। इसलिए मैं भी तुमसे यही चाहूंगा कि तुम अभी गुचेंग से बदला न लेना जब तक तुम ट्रू इमॉर्टल रियलम पे नहीं पहुंच जाते हो। तुम्हारी फैमिली की लेगेसी और ब्लड लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम यहाँ पे किसी ऐसे को ढूंढ लेते हो जो तुम्हारे क्लैन से होगा तो फिर शायद से वो तुम्हारी मदद कर सके तुम्हारा बदला लेने में। इसमें साओयांग आगे से पूछता है कि गार्डियन ब्लडलाइन का क्या सच में कोई अभी तक जिंदा भी है? लेकिन इसका जवाब हमें नहीं मिलता है और मास्टर अपने पास से सिल्वर मून आर्मर निकालते हैं और वो साओयांग को बताते हैं कि उन्होंने ये आर्मर एक सिल्वर मून वुल्फ से मार के बनाया है जो अपने ट्रू इमॉर्टल रियलम पे ही था। और साथ ही में उन्होंने यहाँ पे उसके ऊपर थोड़ा बहुत फोरकास्ट भी कर दिया है। जब साओयांग यहाँ पे वुडी के खिलाफ लड़ाई करेगा तो यहाँ पे थोड़ा बहुत चांस होगा कि वो वुडी के खिलाफ जीत सके। उसके पास हेवनली सीक्रेट शॉटिक और कुछ चीजें हैं जो तुम्हारी मदद कर सकती हैं और इसके साथ में उसके पास जीतने के ज्यादा चांस रहेंगे। अगर वो सच में जीतना चाहता है और आर्टिफैक्ट को अपने पास रखना चाहता है तो फिर उसे जीतने की पूरी कोशिश करनी पड़ेगी। साओयांग आगे से कहता है शुक्रिया मास्टर, आप चिंता ना करिए, मैं ये बैटल बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। अगर गुडी यहाँ पे अपने रियलम को सप्रेस करता है मेरे बराबर का तो फिर मुझे पक्का यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ और जब मुझे यकीन है कि मैं उसे हरा सकता हूँ तो फिर मुझे उसकी स्टैक से डरने की ही क्या जरूरत है। अब इसके बाद हम लोग गुडी को देखते हैं और ये गुचेंग के सामने खड़ा था और इसे फुल कॉन्फिडेंट था और कॉन्फिडेंट क्या यार, इसे ओवर कॉन्फिडेंट था। ये गुचेंग से कहता है आप चिंता क्यों करते हैं मास्टर, वो जैसा सेक्रेट रियलम का मास्टर और साला कल्टीवेटर मेरे सामने क्या ही कर पाएगा। भले ही मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस ही कर दूं लेकिन वो मुझसे नहीं जीत सकता, मैं उसे कुत्ते की तरह पेटूंगा 3 स्ट्राइक के अंदर, देखिएगा आप बस। गुचेंग आगे से कहता है मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि तुम कुत्ते की तरह हराओगे नहीं हारोगे और वो कुत्ता तुम्हारी आंखों के सामने ही तुम्हारी हड्डी लेके जाएगा, यानी कि वो डिवाइन मार्क। गुडी आगे से कहता है लेकिन वो अभी भी यहाँ पे सुप्रीम रियल में एक्सपर्ट है। अगर वो अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस करके सेक्रेट रियलम तक ले भी आता है लेकिन उसके पास अभी भी यहाँ पे एलाइटमेंट यानी कि बुद्धि शुद्धि साथ में कुछ धर्म और लॉस के बारे में पता है जो कल्टीवेशन के साथ में आते हैं। जैसे कि 14 की बात तुम्हें पता चला था कि तुम्हारी पिचकारी से सुसु ही नहीं कुछ और भी बाहर आता है। खैर गुचेंग वुडी से कहता है क्या तुम्हें मेरी प्रेडिक्शन के ऊपर शक है और अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे गलत है तो फिर जाओ और जाके पूरा करो और उसके हाथों से कुत्ते की तरह हारना, लेकिन बाद में मेरे पास ना आना कि मैं मास्टर में हार गया। और मैं तुम्हें एक बार बता दूं अगर तुमने यहाँ पे उस डिवाइन मार्क को खोया तो फिर तुम अपनी जिंदगी अपने हाथों से खो दोगे। इस पे वुडी आगे से चापलूसी करते हुए कहता है नहीं मास्टर, मैं अपने लिए अपनी जिंदगी भी दे दूंगा, आपके लिए तो मैं अपनी जिंदगी दे सकता हूँ, वो डिवाइन मार्क क्या चीज है। गुचेंग उसे कहता है चापलूसी नहीं, जल्दी से अपनी सबकॉन्शियस माइंड खोलो ताकि मैं कुछ कर सकूं। इसके बाद हम कुछ डिसेपल्स को देखते हैं जिनमें से वो बात करते हुए कहते हैं सिस्टर आपको क्या लगता है कि इस बैटल को कौन जीतेगा? तो सामने वाली आगे से कहती है अगर लॉजिकली कहा जाए तो फिर यहाँ पे
ज्यादा चांसेस सेंट के ही हैं, यानी कि वुडी के ही। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, इनकी जो सीनियर एल्डर सिस्टर थी यानी कि सुनयुन, वो यहाँ पे हमेशा साओयांग को गाइड किया करती है और उसे हमेशा चीजें सिखाया करती थी। इसीलिए अगर वो दोनों सेम लेवल पे आ जाते हैं तो फिर कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा। और ये लोग भी यहाँ पे क्यूरियस थे कि उसके हाथों में अब यहाँ पे डिवाइन मार्क जाएगा। वो दोनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा छोटे हैं डिवाइन मार्क को संभालने के लिए। अगर वो लोगों के हाथों में डिवाइन मार्क जाता है तो वो डिवाइन मार्क उनके मास्टर को जाएगा। अभी जब यहाँ पे उड़ते हुए जा रहे हैं तो फिर हम इनके पीछे एक क्रैक देते हैं, जिसके अंदर से हम लोग देखते हैं हमारे भाई साहब निकलते हैं, जिनका नाम था डा। और इसके ऊपर मुस्कान बता रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ अटैक करने के लिए आया है। जिसके बाद हम लोग उस डिवाइन मार्क को देखते हैं जो कि आगे से चमक धमक रहा था। और सेकंड मास्टर आगे से बताते हैं कि आज के दिन ही हम लोगों को पता चलेगा कि डिवाइन मार्क किसके हाथों में जाने वाला है और इस बैटल का जो विजेता होगा उसे ही ये डिवाइन मार्क मिलेगा। फिर थर्ड मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि जब तक वुडी इस बैटल को जीत जाता है तो फिर ये डिवाइन आर्टिफैक्ट मेरे कंट्रोल में होगा। फिर गोचेंग डियर मेडन से पूछता है कि क्या ये वही 9 ग्रेट माउंटेन से डिवाइन मार्क है जिससे कहा जाता है कि ये टाइसन पेंटिंग और द इमॉर्टल स्लेइंग गॉड से भी ज्यादा कीमती है। डियर मेडन आगे से बताती है कि सिर्फ उसे उतना पता है कि ये आर्टिफैक्ट यहाँ पे 9 ग्रेट माउंटेन की फाउंडेशन के सोर्स और 9 ग्रेट माउंटेन को कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया है। अगर इसके अंदर कुछ चेंजेस किया जाता है तो पूरे माउंटेन्स हिलने लगते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि अगर ये आर्टिफैक्ट तुम्हारे हाथों में है तो तुम पूरे 9 ग्रेट माउंटेन को कंट्रोल कर सकते हो। गोचेंग मुस्कुराते हुए अपने मन के अंदर यही सोचता है कि अगर वो यहाँ पे इस आर्टिफैक्ट को अपने हाथों में ले लेता है तो फिर उसके लिए 9 ग्रेट माउंटेन के ऊपर कॉन्कर करना काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। तो फिर उसे ये आर्टिफैक्ट चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सेकंड मास्टर आगे से कहते हैं कि जैसा वादा हुआ था बिल्कुल वैसा ही करेंगे। इसके बाद वो आगे करके वुडी की कल्टीवेशन को यहाँ पे सप्रेस कर देते हैं साओयांग के लेवल तक। थर्ड मास्टर आगे से कहता है कि उस बुढ़े ने यहाँ पे जानबूझ के वुडी की कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया। उसे लगता है कि वुडी यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को सप्रेस नहीं करेगा। क्या उसे सच में लगता है कि हम लोग इस तरीके की गंदी ट्रिक इस्तेमाल करेंगे? और ग्रोचेंग यहाँ पे थर्ड मास्टर को बड़े गौर से देख रहा था कि ये तो बच्चे हैं मेरे सामने, इन्हें लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग उसी फीमेल मास्टर को देखते हैं जो कि आगे से अपने दूसरे मेल मास्टर से कहती है कि भले ही हम लोगों को परमिशन नहीं थी कि हम लोग हेवनली डियर मेडन और सियोन के मैच के बीच में उंगली कर सकते हैं क्योंकि उनकी लड़ाई आपस की थी, लेकिन उस कमीने ने यहाँ पे खुद से फैसला किया और उन दोनों के बैटल के बीच में दखल अंदाजी की। चलो हम एक साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और उसे मार देते हैं। इस पे ये मस्कुलर बंदा आगे से कहता है ऑफ कोर्स। साइड से डिसाइपल अपने मन के अंदर सोचती है कि नाइन्थ मास्टर यहाँ पे मौका ढूंढ रही है गोचेंग को मारने का ताकि वो उसकी मौत का बदला ले सके क्योंकि इनके रिलेशनशिप अच्छे थे सुनयुन के साथ में। उसके बाद हम लोग वुडी को देखते हैं जो कि साओयांग से कहता है छोटे भाई हम लोगों को इस तरीके से लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता ही है कि हमारे बैटल का अंत क्या होगा, इसलिए तुम गिव अप क्यों नहीं कर देते हो और सरेंडर कर दो, शायद से मैं तुम्हें मारने से बच जाऊं। इस पर ये शांति का पुतला आगे से भड़कते हुए कहता है कि तुम उन लोगों के साथ मिले हुए हो जिन्होंने मेरी सीनियर सिस्टर को मारा है, इसलिए तुम मरना डिजर्व करते हो। कहाँ गया भाई तुम्हारा वो फॉरगिविंग वाला कैरेक्टर जो अभी तक सिर्फ डियर मेडन के लिए जाग रहा था। खैर इसके बाद ये पलक झपकता ही वुडी के पीछे जाता है और सभी लोग आगे से कहते हैं कि साओयांग ने सीधा यहाँ पे मर्डर का अटेम्प्ट किया है, वो तो अपने वदों से पीछे हट रहा है। खैर वुडी साइड में हट के कुछ देखने की कोशिश करता है लेकिन अब तक साओयांग उसके पीछे आ चुका था और वो उससे कहता है कहाँ पे देख रहे हो। जिसके बाद वो वुडी के ऊपर एक जोरदार घूसा मारता है जिससे उसका मुंह हिल तक जाता है और वो वुडी से कहता है कि ये पंच मेरी सीनियर सिस्टर के लिए। और साथ ही में साओयांग यहाँ पे कुछ आर्टिफैक्ट्स का इस्तेमाल कर रहा था तो फिर उसको स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, इसीलिए वुडी उड़ते हुए दूर जा गिरता है और सीधा जाके एरिना के कोने से टकराता है। अब ये यहाँ पे चीटिंग है भाई। वुडी ने सबसे पहले यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को गिराया, कोई आर्टिफैक्ट भी बंदा यूज नहीं कर रहा है लेकिन इसके बावजूद उसे मार खानी पड़ रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि सेकंड मास्टर उसके ऊपर फेवर करता है। देखा ही था तुमने, उसे आर्मर दिया था। सभी लोग आगे से कहते हैं कि हमारा सीनियर ब्रदर वुडी पिट रहा है, ऐसा लगता है कि साओयांग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है अगर उसकी कल्टीवेशन लेवल को देखा जाए तो। इसके बाद साओयांग आगे बढ़ता है और वो वुडी से कहता है कि मैं अब तक तुम्हारी जितनी भी चीजें उन्हें इग्नोर करते हुए आ रहा था क्योंकि तुम मेरे सीनियर ब्रदर थे और तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम एक अनपैरेलल जीनियस हो, लेकिन आज मैं यहाँ पे तुम्हारे ड्रैगन फिस्ट दाव बॉडी को तोड़ के दिखा दूंगा कि असली जीनियस कौन है। इसके बाद ये भाई साहब वुडी के ऊपर पंच मारने के लिए आगे बढ़ ही रहे थे कि उसी टाइम पे वुडी इसका पंच रोकता है और वुडी का ऑरा पूरी तरीके से बदल चुका था। अब यहाँ पे साओयांग की फटी और वुडी उसे कहता है तुम्हें लगता है कि असली जीनियस क्या होता है, तुम मुझे ये दिखाओगे। जिसके बाद वो आगे से साओयांग के मुंह के ऊपर एक ही किक मारता है और ये जो ड्रैगन इफेक्ट आया है ये वुडी की ड्रैगन फिस्ट दाव बॉडी की वजह से आया है, किसी आर्टिफैक्ट के इफेक्ट की वजह से नहीं। खैर वुडी की एक ही लात में ये आधा स्टेडियम पार करके दूर जाके गिरता है। वहीं पे सेकंड मास्टर को भी समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन बाकी डिसाइपल्स आगे से कहते हैं ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर वुडी अब
अभी भी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। भले यहाँ पे उसके कल्टीवेशन को सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन वो अभी भी यहाँ पे कोई ऐसा है जो सुप्रीम रियलम को अचीव कर चुका है। इसके बाद वुडी उसे कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे जैसा जीनियस भी यहाँ पे कुछ ज्यादा महान नहीं है। तुम यहाँ पे मेरी एक सिंगल स्ट्राइक के सामने तो टिक नहीं पा रहे हो, दूसरे के सामने कैसे टिक पाओगे। सॉयंग आगे से कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये पक्का कोई ऐसा नहीं है जो सेक्रेट रियलम पे हो। वुडी आगे से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, सिर्फ एक ही लात खाने की वजह से। सॉयंग आगे से हम लोगों को बताता है कि अगर उसके पास यहाँ पे सिल्वर मून आर्मर ना होता तो वो अब तक मारा जा चुका होता, वो हमेशा के लिए यहाँ पे अपनी लाइफ से क्रिपल्ड हो जाता। और वो वुडी से कहता है कि तुम वुडी नहीं हो। वुडी उसे कहता है यार मैं वुडी नहीं हूँ तो फिर और कौन हो सकता है। तो सॉयंग आगे से कहता है कि तुम वो हो। तो हम लोगों को पता चलता है कि इतने समय गुचेंग वुडी की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है और गुचेंग वुडी की बॉडी को कंट्रोल करते हुए सॉयंग से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, लात वात खाने के बाद में इधर आओ एक और मारता हूँ, ठिकाने पे आ जाएगा। सभी लोग आगे से कहते हैं कि सॉयंग किस बारे में बात कर रहा है, ये तो हमारा पक्का ब्रदर वुडी ही है। ऐसा लगता है कि इसे रियलाइज हो गया है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये वुडी को हरा सके, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए अंडरसन कुछ भी कह रहा है। हमने सोचा भी नहीं था कि ये साला इस कदर इतना ज्यादा लूजर होगा। इस पे सॉयंग उन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सभी भी ब्रदर सॉयंग दैट्स हाउ सोसाइटी वर्क्स। सेकंड मास्टर गुचेंग की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने इसके स्ट्रेंथ को चेक किया और इसके स्ट्रेंथ मुझसे भी ज्यादा है, लेकिन अगर यहाँ पे लॉजिकली कहा जाए तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले ये स्ट्रॉन्ग हो लेकिन ये मुश्किल से एक और सॉवरेन रियलम पे होगा। थर्ड मास्टर अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरा डिसेबल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये पक्का कोपचे में कड़ी मेहनत करता होगा तब इसके स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा हो गई है कि मैं भी एस्टिमेट नहीं कर पाया। इन दोनों की भाई बोलती बंद हो जाती है और ये दोनों अपने मन के अंदर सोचते हैं कि ये 8 के 8 बुढ़े, इन्हें पता भी नहीं है कि बाहर क्या चल रहा है और इन्हें लगता है कि इन्हें सब कुछ पता है सिर्फ इस अकेली जगह पे रह के। इधर हम लोग गुचेंग को देखते हैं जो कि आगे से वुडी को बॉडी कंट्रोल करते हुए सॉयंग से कहता है कि कितना बोरिंग है यार, मुझे लगा था कि तुम काफी ज्यादा स्किल्ड होगे, लेकिन तुम्हारी एरोगेंस को देखते हुए ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं हो। इसके बाद वो आगे से कहता है कि जल्दी से अपनी डेथ को एक्सेप्ट करो, वो भी पीसफुली। और गुचेंग आगे से वुडी के अटैक को इस्तेमाल करता है और वहाँ पे एक ड्रैगन को समन करता है, वो भी बॉम्ब्स के साथ में। सॉयंग को पक्का यकीन था कि ये वुडी नहीं हो सकता है, ये पक्का ही गुचेंग है और वो मन के अंदर सोचता है कि उसका बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है, यहाँ वो यहाँ पे कैसे मर सकता है। और आगे से चिल्लाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पे हारा जाऊंगा। जिसके बाद वुडी आगे से धमाका करता है तो धड़ाम धुड़ुम एरिना के ऊपर धमाके ही हो जाते हैं। जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सॉयंग की बजी पड़ी थी, आर्मर ना होता तो ये बच्चा अभी तक मर चुका होता। इसके बाद सभी लोगों को यकीन हो जाता है कि वुडी है यहाँ पे सबसे पावरफुल सेंट जो कि सॉयंग से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वुडी आगे से कहता है ऐसा लगता है कि यहाँ पे अब थर्ड स्ट्राइक करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद गुचेंग वुडी की बॉडी को छोड़ता है तो वुडी दोबारा अपनी बॉडी के अंदर आता है और हैरान होकर देखता है अभी क्या हुआ भाई, कौन जीता यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे वुडी की तारीफ करे जा रहे थे कि वुडी है अनबीटेबल, उसे कोई भी नहीं हरा सकता, वुडी इज द ग्रेट। वुडी आज रात को चद्दर में मुंह छुपा के हंसेगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूँ। एंड एज वी नो गुचेंग चालाकी, गुचेंग आगे से कहता है कि आज की बैटल को देख के मुझे पक्का यकीन हो गया है कि यहाँ के डिसेपल जो है वो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनके जितना अच्छा भी होऊंगा, मैं तो इनके बराबर का भी नहीं हूँ। इसके बाद थर्ड मास्टर आगे से कहता है क्योंकि यहाँ पे विजेता निकल चुका है तो फिर तुम यहाँ पे सब डिक्लेयर क्यों नहीं करते हो सेकंड मास्टर। इस पे सेकंड मास्टर आगे से कहता है कि मैं अपने वादे को पूरा करूंगा, सॉयंग हारा गया है तो फिर अब से 9 ग्रेट माउंटेन्स डिवाइन मार्क बिलोंग करता है। लेकिन उसी टाइम पे सॉयंग आगे से चिल्ला के कहता है रुको, ये जो बैटल अभी यहाँ पे हुई ये काउंट नहीं करी जाएगी, इसने यहाँ पे धोखा दिया है किसी के साथ मिलके। जिस इंसान ने मेरे साथ अभी यहाँ पे फाइट की थी वो गुडी नहीं था। सभी लोग आगे से कहते हैं कि हियर वी गो अगेन। अब सॉयंग यहाँ पे दोबारा याप करेगा इसी बात को लेके कि उसे हराने वाला वुडी नहीं था। यहाँ पे इतने सारे मास्टर हैं, अभी तक यहाँ पे किसी को भी पता नहीं चला और न ही किसी ने किसी भी बैटल के दौरान इंटरफेयर किया है, तो फिर सॉयंग को ऐसा क्यों लगता है कि उसके साथ चीटिंग की गई है। वहीं पे हम लोग देखते हैं कि 9th मास्टर अपने साथियों से पूछते हैं कि तुम लोगों को कुछ पता चला, कुछ अजीब हुआ। तो इन लोगों को घंटा कुछ पता नहीं चला था कि गुचेंग ने पूरा गेम ही पलट दिया है, इन्हें सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। वुडी भी आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम अपनी हार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते, तुम्हें पता भी है कि तुम कितने घटिया दिख रहे हो, तो अपने ही शब्दों से यहाँ पे मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो, तुम्हें पता भी है कि मैंने इतने सालों तक कितने ज्यादा मेहनत की है। वहीं पे तुम यहाँ पे सिर्फ सियोन के साथ में गुली गुली कर रहे थे, तुम्हें पता भी है कि मैंने अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए क्या कदर नहीं किया है, क्या क्या नहीं किया है। सॉयंग आगे से कहता है शट द फक अप, मुझे कुछ नहीं पता है। थर्ड मास्टर आगे से कहते हैं सेकंड मास्टर क्या तुम ऐसे ही अपने डिसेबल को कंटिन्यू करने दोगे। गुचेंग भी आगे से कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि यहाँ पे सेकंड माउंटेन मास्टर का डिसेबल इतना ज्यादा नैरो माइंडेड होगा। डियर मिडन भी आगे से कहती है कि हाँ ये बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेड है। नैरो माइंडेड का मतलब होता है कि दूसरे लोगों की ओपिनियन और आइडिया को ना मानना और खुद की ही सुनते रहना, भाड़ में जाए दूसरे लोग, दैट्स कॉल्ड नैरो माइंडेड। गुचेंग आगे से दोबारा कहता है अगर ये ऐसा ही चलता रहा, अगर ये अपने कैरेक्टर को नहीं बदलता है तो फिर मुझे डर है कि ये कभी भी एक लीडर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करा जाएगा। डियर मिडन आगे से कहती है कि ये बात तो सही है कि कोई
भी इसे यहाँ पे एक लीडर की तरह रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। इसलिए सेकंड मास्टर का आगे से कहते हैं कि साओयांग चुप रहो यार, तुम बेइज्जती करा रहे हो मेरी। इसके बाद वो आगे से कहते हैं कि अब से ये डिवाइन मार्क यहाँ पे थर्ड माउंटेन के पास जाता है, वही इसका ख्याल रखेंगे। इसके बाद वुडी के हाथों में जैसे ही वो ट्रेजर आता है तो वो आगे से कहता है यही है 9 ग्रेट माउंटेन्स का अल्टीमेट ट्रेजर। इसके बाद थर्ड मास्टर पीछे से कहते हैं मेरे प्यारे डिसाइपल यहाँ पे आओ, ये डिवाइन मार्क मुझे दे दो। इधर हम लोग देखते हैं कि साओयांग अभी भी अपने मास्टर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है, आप मानते क्यों नहीं? आप हमेशा चूरन खाने की बात पाते हैं, मैंने ये वाली बात किसी को भी नहीं बताई, लेकिन आपको फिर भी मेरे ऊपर यकीन नहीं है। सेकंड मास्टर से कहते हैं वो बात प्राइवेट है और ये वाली बात तुम छोड़ दो, हार चुके हम, मान लो ये वाली बात। इधर हम लोग वुडी को देखते हैं और इसकी जीभ बिल्कुल कुत्ते की तरह बाहर लपलपा रही थी और ये भागते हुए जा रहा था अपने मास्टर के पास में। अब यहाँ पे एक फनी सीन होता है, थर्ड मास्टर आगे से हाथ फैला के कहते हैं मेरे प्यारे वंडरफुल डिसाइपल यहाँ पे आओ, तुम्हें इतना ज्यादा एंसिस चिंता करने की जरूरत नहीं है, जल्दी से ये तोहफा मुझे दे दो। हालांकि वुडी थर्ड मास्टर को इग्नोर करते हुए गोचेंग के सामने घुटने टेकता है और उसे ट्रेजर देते हुए कहता है यंग मास्टर ये लीजिए आपका ट्रेजर। सभी लोग आगे से हैरान होकर कहते हैं व्हाट द फक, ये क्या हुई? वुडी ने यहाँ पे डिवाइन मार्क थर्ड मास्टर को देने की जगह पे बाहर वाले को क्यों दिया? क्या वो यहाँ पे उससे फेवर लेने के चक्कर में ये सब कुछ कर रहा है? नाइन्थ मास्टर आगे से कहते हैं कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। इस पे दूसरा वाला मास्टर आगे से कहता है कि वुडी क्या कर रहा है, उसने डिवाइन मार्क यहाँ पे एक आउटसाइडर को क्यों दिया देखने के लिए। कुछ आगे से हम लोगों को उस डिवाइन मार्क की एकदम डिटेल के बारे में बताता है, गहराई में घुस के बताता है। वो आगे से कहता है कि 9 ग्रेट डिवाइन मार्क ये है अच्छा, एक ट्रूली मिस्टिकल स्टोन से बना हुआ, जिसके ऊपर यहाँ पे प्रिमोडियल हेवनली दाव पैटर्न्स का इस्तेमाल किया गया है। थर्ड मास्टर आगे से कहते हैं हाय यंग मास्टर, आप सच में एक एक्नॉलेजेबल आदमी हैं, आपको ट्रेजर के बारे में काफी कुछ पता है, आपने देखने से ही सब कुछ बता दिया। इसमें कोचिंग आगे से कहता है दरअसल मेरे पास कलेक्शन भरी पड़ी है इन सभी चीजों की, घर पे मेरे सब पड़े रहते हैं, मेरी बीवियां खेलती हैं इनसे ढूंढ 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 गाड़ियों की तरह, और जो छोटे मोटे बच जाते हैं वो अपनी बहन को दे देता हूँ ताकि उसे फेवर लेते रहूं। हाँ पर मैं एक चीज बताना भूल गया कि वो सभी ट्रेजर्स मेरे नहीं है, वो दूसरे लोगों के ट्रेजर्स हैं जिन्हें मैंने मार के छीना है। इसके बाद गोचेंग वहाँ पे उस ट्रेजर का इस्तेमाल करता है तो डियर मैडन आगे से कहती है वाओ दैट्स नाइस। गोचेंग थर्ड मास्टर आगे से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पे ग्रेट माउंटेन फॉर्मेशन अरे को क्यों हटा रहे हो? सभी लोग आगे से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, ये हमें मरवाएगा साला। इसके बाद थर्ड मास्टर को समझ में आने लगता है कि वुडी अब उनका डिसाइपल नहीं रहा, वो किसी और का पालतू बन चुका है, और वो उन दोनों से पूछते हैं कि तुम लोग क्या करने की सोच रहे हो। वहीं पे गोचेंग ट्रेजर को अपने पास रख लेता है सबसे पहले, वो जरूरी है, और थर्ड मास्टर से कहता है जाइए आपको जो करना है वो करिए, क्योंकि अब तो ये चीज नहीं रुकने वाली है। थर्ड मास्टर को अभी भी समझ में नहीं आया था कि गोचेंग क्या कह रहा है, तो गोचेंग उनसे कहता है कि आपको अभी भी समझ में नहीं आया क्या? मुझे अभी आपको एक और दो रीजन देने हैं क्या कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? ऐसा लगता है कि 9 ग्रेट माउंटेन से काफी टाइम तक यहाँ पे अकेले में रहा, इसलिए वो भूल चुके हैं कि बाहर क्या चीजें चलती है, षड्यंत्र, घपलेबाजी, धांधलेबाजी। आपको लगता है कि ये सब चीजें नहीं पता है कि बाहर कॉमन हो गई है, लोगों को ऐसे ही नहीं बुलाते अपने सेक्ट के अंदर। नाइन्थ मास्टर आगे से अपना ऑरा रिलीज करते हुए गोचेंग से कहते हैं यो कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे डिवाइन मार्क को छीनने की? मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, लेकिन मैं तुम्हें एक वार्निंग देती हूँ, वो ट्रेजर यहीं पे छोड़ो और यहाँ से दफा हो जाओ, इससे पहले कि हम तुम्हारी चटनी बना दें। अब उसी टाइम पे हम लोग उसी डिसाइपल को देखते हैं जिसको हम लोगों ने डा के टाइम पे देखा था, और ये भागते हुए आती है, लोगों को बताती है कि हम लोगों के ऊपर अटैक हुआ है, भागो यहाँ से। सभी लोग आगे से कहते हैं इसका क्या मतलब हुआ? अब उसी टाइम पे उसके ऊपर शिप से हमला करता है और वो धड़ाम से मारी जाती है। इसके बाद उन लोगों को पता चलता है कि ये सभी अपर रियलम के एनिमीज हैं, और सब लोग इसी बारे में सोच रहे थे कि इन लोगों को इस जगह तक आने का रास्ता कैसे पता चला। इसके बाद उन लोगों को पता चल जाता है कि इन सभी चीजों के पीछे अपना गोचेंग ही है, जो डिवाइन मिडन के साथ में यहाँ पे आया होगा। और थर्ड मास्टर अब जाके गोचेंग से कहते हैं कि तो फिर तुम अपर रियलम से हो। गोचेंग उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, चुपचाप सरेंडर कर दो, मैं तुम लोगों को बख्श दूंगा, या फिर मेरे साथ लड़ाई करो और मारे जाओ। साइड से 3 मास्टर और निकलते हैं और वो गोचेंग से कहते हैं क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे पीछे पूरी आर्मी खड़ी है, 9 ग्रेट माउंटेन्स के पास, यहाँ पे 8 सॉवरेन रियलम के एक्सपर्ट्स हैं। डियर मैडन गोचेंग से कहते हैं कि मैं जाके उन तीनों को रोकती हूँ, तब तक तुम यहीं पे इन लोगों को संभालो। गोचेंग उससे कहता है ठीक है जाओ। इसके बाद डियर मैडन उनके सामने आके खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है कि तुम इसे आगे नहीं बढ़ सकते हो। तो वो लोग डियर मैडन से कहते हैं कि तुम यहाँ पे अपर रियलम की मदद कर रही हो, हेवनली डियर सिटी की एक गार्डियन होने के नाते तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें पता भी है कि तुम आगे से क्या कर रहे हो। इस पे डियर मैडन आगे से अपनी आंख दिखाती है और शॉट निकाल के उन लोगों से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं हेवनली डियर सिटी के लिए नहीं करूंगी। अब इसके बाद हम लोग सेकंड मास्टर और साओयांग को देखते हैं। अब ये लोग पोर्टल से कहीं पे जा रहे थे, तो फिर साओयांग अपने मास्टर से पूछता है कि वो लोग यहाँ पे से आए हैं, आप मुझे यहाँ पे कहाँ भेजने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे यहीं पे रुक के लड़ना चाहिए। इसमें सेकंड मास्टर उसे कहते हैं कि बकवास बंद करो, ये जो क्लैमिटी आई है मैंने इसे देख नहीं पाया, और ऐसा लगता है कि ये क्लैमिटी 9 ग्रेट माउंटेन के ऊपर सबसे बड़ी क्लैमिटी होगी, इसलिए हम लोगों को यहाँ पे जो करना चाहिए वो इतने समय ये है कि तुम्हें यहाँ से बाहर भेजना, और तुम्हें यहाँ पे खुद को सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। इस पे साओयांग आगे से कहता है कि अगर उसके पास आर्मी है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे कई सारे मास्टर्स हैं, हम उसे हरा सकते हैं। इस पे मास्टर उसे कहते हैं अगर तूने
दोबारा कुछ बोला तो मैं थप्पड़ मार दूंगा। अगर उसके हाथों में डिवाइन मार्क ना होता तो फिर मेरे पास कॉन्फिडेंट होता कि हम उसे रोक सकते हैं। और तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे ऊपर ऐसे ही अटैक कर देगा? अंधाधुन अगर उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ना होता, उसे पूरा यकीन है कि वो हमारी धज्जियां उड़ा सकता है, इसीलिए वो अटैक कर रहा है। इसमें इन भाई साहब की बातें सुनो, ये आगे से कहते हैं कि अगर इन्होंने यहाँ पे अपनी गार्डियन एबिलिटीज को अवेकन कर लिया होता तो ऐसा कभी भी ना होता। बड़े भाई, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ कि तुम्हारी पूरी फैमिली को गोचेंग के सिर्फ मामूली वेसल्स ने एक रात के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया था। वो तो गो फैमिली के एक्सपर्ट्स भी नहीं थे, सिर्फ गो फैमिली के मामूली से वेसल्स थे। खैर लोग यहाँ से जाहिर रहते कि उसी टाइम पे वुडी इनके पीछे आता है और उन लोगों से कहता है, सेकंड मास्टर और मेरे छोटे भाई, हमारे मास्टर और बाकी मास्टर उन लोगों को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएंगे, इसलिए आपको जल्दी जाके उन्हें मदद करनी पड़ेगी। इस पे सो यंग वुडी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतना सब करने के बावजूद यहाँ पे अपना चेहरा दिखाने की। इस पे ये आगे से माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझे उस कमीने ने धोखा दे दिया था, फंसा लिया था। सेकंड मास्टर प्लीज मुझे मदद करने दीजिए। मेरे मास्टर और बाकी मास्टर वहाँ पे ज्यादा देर तक गोचिंग को रोक नहीं पाएंगे। बाद में आप मेरे साथ डील सकते हैं जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, और अब जो भी मुझे सजा देंगे मेरी गलती के लिए मुझे वो स्वीकार है। इस पे सेकंड मास्टर उसे कहते हैं, मुझे समझ में आता है, इसमें तुम्हारी पूरी गलती नहीं थी। डिवाइन मार्क को तुमसे ले लिया गया था, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे करनी है, इसलिए तुम लोग सबसे पहले यहाँ से रिट्रीट करो। तो मैं तुम लोगों को बता दूं कि इन लोगों को अभी भी नहीं पता है कि वुडी को गोचेंग कंट्रोल कर सकता है, और इसमें वुडी पूरी तरीके से गोचेंग का पालतू कुत्ता है। सोयंग अपने मास्टर से कहता है कि उन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया हमारे खिलाफ लड़ने के लिए, और आप अभी भी इसे ब्लेम नहीं करेंगे। इस पे सेकंड मास्टर आगे से कहते हैं कि चीजें कुछ ज्यादा ही खिंच चुकी हैं, इसलिए तुम लोगों को पहले मुझे यहाँ से भगाना पड़ेगा। इस पे वुडी अपना सर नीचे झुका लेता है और वो ये मास्टर से कहता है कि सेकंड मास्टर मुझे भी यहाँ पे ब्रदर सोयंग के साथ भेज दीजिए जहाँ पे आप उसे भेज रहे हैं। मेरी अभी की ताकत के साथ मैं कभी भी आप लोगों की मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे सोयंग के साथ जाता हूँ तो फिर मैं बहुत ज्यादा काम का आ जाऊंगा, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि नाइन माउंटेन ग्रेट की जो लेगेसी है वो लगातार आगे चलती ही रहे। उसके साथ में सोयंग उसे कहता है कि तुम्हें मरने से इतना ज्यादा डर लगता है तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया। वुडी आगे से कहता है कि वो अभी यहाँ पे सुप्रीम रियलम की स्ट्रेंथ कल्टीवेशन में है, वो यहाँ पे जूनियर ब्रदर का एक अच्छा बॉडीगार्ड बन सकता है। सोयंग आगे से कहता है, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी प्रोटेक्शन, बाहर में जाओ यहाँ से। लेकिन सेकंड मास्टर आगे से कहते हैं कि ये रीजनेबल लगता है, इसे अभी भी अपने मास्टर की चिंता है, और ये बात साफ है कि इसे अपने मास्टर के लिए बहुत ज्यादा लगाव है, ये बिल्कुल भी गद्दारी नहीं करेगा। और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ एक और पर्सन को भेज देता हूँ तो फिर तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहोगे तो दिक्कतें कम होंगी। वहीं पे हम लोग गोचेंग को देखते हैं जो ये सब कुछ पहले से ही प्लान कर रहा था, और इसके मन के अंदर लड्डू फूट रहे थे। ये सोच रहा था कि अगर जैसे ही इसे सोयंग अकेले मिलेगा तो ये सोयंग को उल्टा लटका के उसकी नंगी पेट के ऊपर कोड़े मारेगा। जिसके बाद हम लोग वॉर पे आ जाते हैं, और मैं इसे वॉर नहीं कहूंगा क्योंकि वॉर दो साइड से होती है और ये वन साइडेड है। देख रहे हो कैसे मसले दे रहे हैं ये लोग नाइन ग्रेट माउंटेन्स को। वहीं पे थर्ड मास्टर गोचेंग से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से धोखा देने की। गोचेंग आगे से कहता है, यार तुम लोग खुद ही बेवकूफ हो यार, मैं तो कब से कह रहा था कि मैं यहाँ पे तुम लोगों के लगाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम लोग मान ही नहीं रहे थे। नाइन्थ मास्टर बड़े जोरों शोरों से चीख के चिल्ला के कह रही थी, तुम्हें लगता है कि अगर तुम यहाँ पे डियर मेडन के साथ में आए हो तो फिर वो तुम्हें बचा लेगी, वो वहाँ पे 3 माउंटेन मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रही है, वो जिंदा वापस नहीं आएगी। और रही बात तुम्हारी, तुम यहाँ पे एक साथ 4 का सामना कर रहे हो, और जब ये बोली रही थी तभी इनकी बॉडी क्रैक करती है, इसके बाद इनकी बॉडी टुकड़े टुकड़े होती है और नीचे पानी की तरह बह जाती है। आसपास के मास्टर देख के कहते हैं कि ये क्या हुआ भाई। तो हम लोग देखते हैं कि गोचेंग बड़े प्यार से कहता है कि लो अब मैं 3 का सामना कर रहा हूँ, और गोचेंग ने यहाँ पे उस इमॉर्टल स्लेइंग गार्ड का इस्तेमाल किया था जो उसने लिन्नू से छीन लिया था बेईमानी करके। अब इधर हम इन दोनों को देखते हैं और ये दोनों पोर्टल के जरिए वॉइड अबायस के अंदर आ जाते हैं। वुडी आगे से कहता है कि ये तो वॉइड अबायस है, हेवनली डियर सिटी यहाँ से दूर नहीं होगी। वह सोयंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मास्टर ने इसे कहा था कि मैंने तुम्हें वो सब कुछ सिखा दिया है जो मैं सिखा सकता था, अब इसके बाद जो रास्ता तुम चूज करोगे वो तुम्हारा होगा और तुम्हें उसके ऊपर अपने कदम रखोगे। सोयंग आगे से पूछता है कि क्या आप हमारे साथ नहीं आएंगे, तो सेकंड मास्टर आगे से कहता है कि मेरे पास मेरी डेस्टिनी है जो मुझे पूरा करना है, तुम अपने इरादे पूरे करोगे, मैं अपने इरादे पूरे करूंगा। सोयंग वुडी से कहता है कि हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट माउंटेन मास्टर को ढूंढना है, इसके बाद हमारे बाकी क्लैन मेंबर्स को, जिसके बाद रिवेंज लेना है। वुडी आगे से कहता है कि चिंता ना करो छोटे भाई, हम तुम्हारी मदद करेंगे। तो सोयंग वुडी को दूर कर देता है ये कहते हुए कि हम दोनों इतने ही ज्यादा क्लोज नहीं हैं, और अब से हम दोनों अपने अपने रास्ते पे जाएंगे और तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे। जिस पे वुडी आगे से कहता है कि मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मैंने तो सेकंड मास्टर से वादा किया है कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। इसके बाद हम लोग गोचंग वाली साइड को देखते हैं तो गोचंग इतने समय इन तीनों मास्टर्स के सामने आग मूत रहा था, और वही लोगों से कहता है, ओ भाई क्या हाल, अभी भी रजिस्ट करोगे या फिर मुझसे फाइट करोगे। ये लोग आगे से कहते हैं कि साला इसकी स्ट्रेंथ है या फिर बवाल क्या चीज है, हम लोग अपनी स्ट्रेंथ को मिला के भी इसकी स्ट्रेंथ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, और ये पता नहीं इतने सारे ट्रेजर्स लेके कहां से आया है। ये इसके पास डिवाइन वेपन है, मिस्टिक ग्रेड्स के ट्रेजर्स है, पता नहीं कहां से चुराए हैं इसने। जिसपे एक फीमेल मास्टर आगे से कहती है कहां से क्या लाए होगे, छीने और चुराए ही होंगे दूसरे लोगों को धोखा देके। इसके बाद गोचंग अपनी अटैक की तैयारी करने लगता है, तो ये लोग जल्दी से अपनी स्पेशल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं ताकि गोचंग के अटैक को रोक सकें, और
गोचेंग इन लोगों से कहता है तैयार हो जाओ, मैं सबसे पावरफुल शॉट का इस्तेमाल करने वाला हूँ। और जहाँ तक मुझे याद है तो ये डीमन वर्ल्ड से लाई हुई शॉट है जिसको अंकल को मार के लाया था गोचेंग। इसके बाद गोचेंग उस शॉट का स्लैश मारता है तो वो स्लैश आसमान को चीरते हुए उनके ऊपर धड़ाम से आके गिरता है। ये लोग अपनी स्पेशल एनर्जी से खुद को बचा नहीं सकते थे और वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे सेकंड मास्टर आ जाते हैं जो कि धमाके के बीच में घुस के उन तीनों मास्टर्स को बचा लेते हैं। और गोचेंग आगे से रिकार्नेशन की पावर का यूज करते हुए हमें बताता है कि सकता है सब लोग इकट्ठा आ गए हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे सेकंड मास्टर आ गए थे और ये तीनों उन्हें शुक्रिया कहते हैं, ये कहते हुए कि अगर आप ना होते तो हम लोग तो मारे ही जाते इस कमीने के हाथों। थर्ड मास्टर सेकंड मास्टर से माफी मांगते हुए कहते हैं कि ये मेरी ही गलती है कि मैंने जल्दी से एक बाहर वाले के ऊपर भरोसा कर दिया और उसके लिए दरवाजे खोल दिए हमारे ऊपर राज करने के लिए। सेकंड मास्टर कहते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं, हम लोग बाद में इसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले एनिमी से पीछा छोड़ा ले। इसके बाद सेकंड मास्टर गोचिंग से कहते हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ वो भी इतनी कम उम्र में, ये बहुत ही बड़ी बात है, आखिर तुम हो कौन? गोचिंग आगे से कहता है अरे बुढ़ो मेरे बारे में नहीं जानते, मैंने थर्ड बुढ़ो को बताया तो था, अब बुढ़ो इतने ज्यादा बेवकूफ है कि उन्हें पता ही नहीं कि मैं कौन, इसमें मेरी गलती थोड़ी ना है। इसके बाद गोचिंग दोबारा अपने बारे में बताता है, सबसे पहले अपना नाम इस्तेमाल करते हुए कि उसका नाम चेंगे है, चेंग सेंग फ्रॉम द गू फैमिली गुचेंग। अब जाके सेकंड मास्टर को समझ में आ जाता है कि उनके सामने गू फैमिली का गुचेंग खड़ा है जो कि अपर रियलम का आर्मी के अंदर सबसे ज्यादा जीनियस है और आधी से ज्यादा आर्मी इस समय गुचेंग के कंट्रोल में है अपर रियलम की। थर्ड मास्टर आगे से कहते हैं कि जब आधा नाम बताओगे तो फिर कहाँ पता चलेगा, तुमने सबसे पहले अपना लास्ट नेम बताया ही नहीं। गुचेंग आगे से दोबारा अपने वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है ऐसा लगता है कि तुम लोगों को आउटर रियलम के बारे में भी हल्की फुल्की जानकारी है, लेकिन ये बड़ी दुखदाई बात है कि तुम लोगों को ये जानकारी काफी लेट से मिली है। अब देखो मैं खेलते खेलते उब गया हूँ, मैं यहाँ पे होने वाला हूँ सीरियस, अब मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक झटके में पकड़ने वाला हूँ। जिसके बाद गोचेंग अपने पास से निकालता है अपनी स्पेशल बाटली, और आज तक मुझे इस बाटली के बारे में नाम वाम नहीं पता चला है, बस इतना पता है कि ये किसी के भी सामने रख दो तो ये उसकी एनर्जी को चूस के उसे हड्डी का कंकाल बना देती है। वह बाटली के अंदर से जैसे उसका डिमोनिक ऑरा रिलीज होता है तो इन लोगों को समझ में आ जाता है कि वो लोग बहुत ही बुरी तरीके से फंसने वाले हैं। सेकंड मास्टर आगे से कहते हैं मुझे नहीं लगता है कि ये चीज जितनी ज्यादा सिंपल दिखाई दे रही है उतनी है, वो अपन एक क्लाइमेटिशियस ऑब्जेक्ट है, यानी कि बहुत ज्यादा तबाही लाने वाला। और इतना कम नहीं था तो गोचेंग आगे से जानते हो हेलबर्ड को भी बाहर निकाल लेता है, वन ऑफ द बेस्ट वेपन आई हैव सीन। इसके बाद गोचेंग उन लोगों से कहता है चलो जल्दी जल्दी एक एक करके अपने ओरिजिनेशन से मेरे हवाले कर दो। इसके बाद सीन शिफ्ट होके सीधा हेमेलिडियन मेडन वाली साइड पे आ जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक मास्टर अपनी धर्मा बॉडी या फिर जाइंट जो भी हो उसका इस्तेमाल करते हुए हेमेलिडियन मेडन के ऊपर अटैक करता है और उसे कहता है कि भले ही तुम स्ट्रांग हो लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पे एक साथ 3 ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट्स के साथ फाइट नहीं कर पाओगी, तुम्हारी सारी कोशिश व्यर्थ है। वह डियर मेडन जब गोचेंग वाली साइड पे देखती है तो गोचेंग ने अपना ओरिजिन एसेंस वाला काम शुरू कर दिया था और डियर मेडन को पता था कि गोचेंग को थोड़ा बहुत टाइम लगेगा और तब तक उन्हें यहाँ पे इन तीनों मास्टर्स को रोक के रखना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है कि उनका भी टाइम खत्म होते जा रहा है, अगर 1-2 मिनट और लेट हुआ तो ये भी टपक जाएंगी। तभी वो जाइंट डियर मेडन के ऊपर पंच मारते हुए कहता है कि उस तरफ देखने का कोई भी फायदा नहीं है, वहाँ पे कम से कम 4 माउंटेन मास्टर्स हैं और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पति सच में वहाँ पे जीत भी पाएगा, यहाँ पे मौका ही नहीं है कि तुम जीत सको। इस पे डियर मेडन आगे से कहती है आई बिलीव इन माई हस्बैंड, तो वो मास्टर डियर मेडन के ऊपर गड़ाम से घूसा मारता है जिससे वो जमीन में जा टकराती है। और वो मास्टर आगे से कहता है कितना बेशरम है, एक हेवनली डियर मेडन होने के नाते तुम कैसे अपर रियलम के साथ में कोलैबोरेट कर सकती हो और नाइट ग्रेड माउंटेन के ऊपर आके अटैक कर सकती हो। अब मैं तुम्हारा एसेंस चूस जाऊंगा और तुम्हारी सोल को निगल जाऊंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जमीन से हरी हरी बेलें निकलती हैं जो कि मेडन को पकड़ लेती हैं और उसकी सोल को ड्राई करने लगती हैं। और डियर मेडन बस इतना ही सोच रहे थे कि गुचेंग कब आएगा यार, साला मर जाऊंगी तब आएगा क्या। वहीं पे हम लोग गुचेंग को देखते हैं तो उसने जो ओरिजिन एसेंस चूसे थे उससे वहाँ पे एक ककून बन जाता है और ये लोग उस साइड देखते हुए कहते हैं कि सिक्स ब्रदर ठीक होना चाहिए ना, उसका औरा तो साला गायब हो गया है। इस पे दूसरा मास्टर आगे से कहता है कि उन लोगों को ठीक होना चाहिए। वहाँ पे सेकंड माउंटेन मास्टर भी हैं, वो सिर्फ कॉसिस सॉवरेन रियलम पे है। अब उसी टाइम पे वो ककून हटता है तो वहाँ से गुचेंग बाहर निकलता है और गुचेंग का सिस्टम हम लोगों को बताता है कि वो 3rd स्टेज कॉसिस सॉवरेन रियलम पे आ चुका है। इसके बाद गुचेंग हंसते हुए उन लोगों से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है, जिससे ये लोग एक सेकंड के लिए घबरा से जाते हैं। और वहीं पे एक मास्टर आगे से बताता है कि सेकंड मास्टर को छोड़ के वहाँ पे सेकंड सिस्टर और बाकी जितने भी लोग थे उन सभी का ऑरा गायब हो चुका है। इस पे ये दाना वाला मास्टर गुचेंग के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि अब तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। जिसके अगले ही सीन में हम लोग देखते हैं कि गुचेंग ने इन्हें भी मार दिया था। इसके बाद वो इनके एसेंस को अपनी बाटली के अंदर भरते जा रहा था। मुझे नहीं समझ में आया ऑथर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन कूल था। वो तुम खुद ही गेस करो यार, नोबडी मारने में तुम्हें टाइम लगता है, बॉट मारने में तुम्हें टाइम लगता है नहीं ना, तो ऑथर ने भी इसे स्किप किया। डियर मेडन अपने मन के अंदर सोचती है कि इसने यहाँ पे अकेले 9 ग्रेड माउंटेन्स के 7 ट्रू इमॉर्टल मास्टर्स के एसेंस को इसने चूस लिया है। अब मुझे पक्का यकीन है कि सेलेस्टियल रियलम के नीचे का कोई भी बंदा इसे हरा नहीं सकता है। यहाँ पे गुचेंग डियर मेडन से कहता है मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम अपनी जान खतरे में डालोगी सिर्फ टाइम निकालने के लिए। ऐसा लगता है कि तुम सच में यहाँ पे हेमेलिडिया सिटी को
को बचाना चाहती हो। इस पे डियर मेडन गोचेंग से कहती है कि तुम्हें अभी मेरे ऊपर यकीन हुआ कि अभी भी यकीन नहीं करते हो। पीछे से सेकंड मास्टर डियर मेडन से कहता है कितना घनीना है, छी छी। एक हेवनली डियर मेडन होने के नाते क्या तुम्हें सच में इतना नीचे गिर जाना चाहिए था कि तुम अपर रियलम को खुद को ऑफर कर दो? क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये सब करने से तुम्हें यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स की इज्जत मिलेगी? इस पे डियर मेडन एकदम कड़कता हुआ जवाब फेंक के मारती है, जब भी अपर रियलम हमारे ऊपर हमला करता है तुम साले क्या करते हो? अपने माउंटेन के अंदर छुप के बैठ जाते हो और ना ही मदद करते हो। तो फिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आगे से रही कि तुम मेरी तरफ उंगली उठा के मेरा मजाक बना रहे हो। बड़ों के पास इसका कोई जवाब ना था, बोलती बंद हो जाती है बड़ों की। तो अब ये बड़ों गोचेंग से बात करने लगते हैं और ये गोचेंग से कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारे पास ऐसे स्ट्रेंथ और इतनी ज्यादा कम एज में होने के बावजूद तुमने यहाँ पे एक डियर मेडन को फंसा लिया। मुझे समझ में नहीं आता है कि तूने डियर मेडन को सेड्यूस कैसे किया, क्या दिखाया तूने इसे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अपेरियलम में कोई भी ऐसा होगा जो तुम्हारे जैसे को कोई सहेगा। गोचेंग आगे से कहता है बड़ो आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, खासकर अपेरियलम की। आपका 9 ग्रेड माउंटेन वो पहले ही डिस्ट्रॉय हो चुका है जिसको मैंने किया है, इसलिए आपको क्या लगता है कि आप कभी भी किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं यहाँ पे आधी मरी हालत में? जिस पे बड़ो आगे से कहते हैं डिस्ट्रॉय हो गया, जब तक हमारे 9 ग्रेड माउंटेन के डिसेबल जिंदा हैं तब तक 9 ग्रेड माउंटेन हमेशा जिंदा रहेगा और अपनी जड़ें शुरू कर सकता है और दोबारा खड़ा हो सकता है। गोचेंग आगे से कहता है क्या तुम्हारा मतलब साओयांग से तो नहीं है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने सभी लोगों को मार दिया और तुम्हें जिंदा छोड़ा है तो मैंने किस लिए छोड़ा होगा? बुढ़ऊ मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देने वाला। तुम्हें क्या लगता है कि मैं गार्डियन ब्लड लाइन के आखिरी बचे हुए वंशज को ऐसे ही आराम से जाने दूंगा? एल्डर की सांसें अटकती हैं और इन्हें चोक ले जाती है और वो गोचेंग से पूछते हैं कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता? क्या तुम्हें उन्हीं में से एक तो नहीं हो जिन्होंने पूरी गार्डियन क्लैन को मारा था? गोचेंग आगे से कहता है ऑफ कोर्स मैंने नहीं मारा था उन्हें, लेकिन मेरे क्लैन वालों ने मारा था जो एक रात के अंदर ही गए थे और एक रात के अंदर ही पूरे क्लैन को मिटा दिए थे। और जो गोचेंग ने अभी कहा था कि मैं तुम्हें चैन से मरने भी नहीं देने वाला, तो गोचेंग ने सही कहा था। अब बूढ़ों को मरने के बाद भी शांति नहीं मिलेगी, आंखों में डर साफ देख सकते हो तुम लोग। इसके बाद हम लोगों को कुछ डिसेबल से अपेरियलम के हालातों के बारे में पता चलता है। अब ये बात सभी लोगों को पता चल गई है कि गोचेंग ने अकेले ही 9 ग्रेड माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जिससे अपेरियलम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है और वो लोग आने वाले बैटल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। इसके बाद हमें होंगी के बारे में बताया जाता है, रेड ड्रेस डीमनेस, जो भी काफी टाइम से मिसिंग है। सरफेस पे वो भी हाल ही में आई थी और अपेरियलम को इसी बात की चिंता है कि बैटल के बीच में वो कोई आगे हंगामा ना करे, नहीं तो उससे उन लोगों के पास जो एडवांटेज है वो जा सकता है और इनके पास आर्मी में ज्यादा सोल्जर्स भी नहीं बचे हैं डीमनेस से फाइट करने के लिए। इस पे दूसरा डिसेबल आगे से बताता है कि कोई भी दिक्कत नहीं है रेड ड्रेस डीमनेस को लेके। काफी सारे ऑर्थोडॉक्स फंक्शन की वजह से हमें पता चला है कि उसके पास उसकी थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस आ गई है और उसने इतनी समय बाउंडलेस सी को अपना अड्डा बना लिया है और वो वहाँ पे जितने भी डेमंस और मॉन्स्टर्स हैं उनके साथ मिलकर एक डिमोनिक माउंटेन स्टेब्लिश कर रही है। ऐसा लगता है कि वो उस जगह को अपनी टेरिटरी मानती है और वहीं पे राज करना चाहती है। एक बार जैसे ही हम लोग यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स को हरा देते हैं तो जितने भी वेरियस ऑर्थोडॉक्स फंक्शन है वो सभी जाते समय रेड ड्रेस डीमनेस से निपट लेंगे और जिससे विक्ट्री हमारे हाथों में आ जाएगी। इसके बाद हम लोग जीनियस में से कुछ जीनियस को देखते हैं जिनको गोचेंग ने बक्स दिया था, पता नहीं क्यों, शायद इनकी फॉर्चून वैल्यू अच्छी नहीं या फिर ये गोचेंग के किसी काम के नहीं है। अब मैं इन दोनों के ही नाम भूल चुका हूँ, बस इनके आखिरी नाम पता है, जिससे कि इसका नाम 6 क्राउन था लास्ट में और इसका नाम फिनिक्स था। खैर ये दोनों ही यहाँ पे गोचेंग के बारे में ही बात कर रहे थे। गोचेंग ने तो एक लेजेंड बना दिया है, अकेले ही 9 ग्रेड माउंटेन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जिसपे फिनिक्स 6 क्राउन से कहती है कि तुम ऐसी बातें मेरे सामने ही क्यों कहते हो, दूसरे लोगों के सामने कहने में शर्म आती है क्या? इसपे 6 क्राउन आगे से कहता है कि मैं नहीं कह सकता भाई, शर्म आती है। तो फिनिक्स उससे कहती है शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा ही हो, मुझे तो लगा था कि मारे ही जाओगे कंपटीशन के दौरान में। अब उन्हीं दोनों के पीछे हम लोग 2 लड़कियों को देखते हैं जहाँ पे वैंग चूचू को परेशान कर रहे थे ये कहते हुए कि तुम तो एक सेंटेंस हो, तुम अपने आप को उसके सामने ऐसे कैसे एक्सपोज कर सकती हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? इसपे 6 क्राउन पीछे मुड़ के उन दोनों से कहता है तुम दोनों यहाँ करो, भागो यहाँ से, तुम लोगों के पास तुम्हारी वोट है ना? क्या हमारे एंसेस्टर के पैलेस ने तुम्हें वोट नहीं दी और क्या वैंग फैमिली ने तुम्हें वोट नहीं दी? दोनों यहाँ से भागो, नहीं लात मार के भगा दूंगा। जब देखो तब आपस में लड़ती रहती हैं, कोई सुकून ही नहीं है। खैर वैंग 6 क्राउन से कहते हैं कि तुमसे कुछ ने पूछा, मेरी प्यारी चीजों यहाँ पे सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि ये किसी के आने का इंतजार कर रही है। चोचो उसे कहते हैं मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ पे आओगी, मुझे लगा तुम अयासी कर रही होगी लड़कियों के साथ में लड़की होके, अब आ ही गई हो तो फिर मैं तुम्हें थोड़े बहुत काम बता देती हूँ। ह्यूमैनिटीज पैलेस के लिए कुछ इशू है, उन्हें सॉल्व कर दो। वैंग आगे से कहते हैं ना 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 ना, मैं कोई काम नहीं करूंगी, मैं काफी टाइम बाद तुमसे मिल रही हूँ, मुझे थोड़ा बहुत तुम्हें खिला लेने दो। और इसके हाथ दिख रहे हो कहाँ जा रहे हैं? नहीं दिख रहे? मैं दिखाता हूँ ना, अब दिख रहे हैं। समझदार को इशारा ही काफी है और नंगे को पत्ते का सहारा ही काफी है। वहीं हम लोग फिनिक्स सेंटेंस को देखते हैं और वो आगे से हम लोगों से कहती है छुरा है तुम लोगों के पास, मेरे गले में भोंक दो, मैं इन लोगों की नौटंकी और ज्यादा नहीं देख सकती। इसके बाद हम लोग जियांग यूजलेस नंबर 1 और उसके पक्षी यूजलेस नंबर 2 उन दोनों को ही देखते हैं। दोनों किसी काम के नहीं है और ये जानते हो क्या कर रहे थे? ठूस रहे थे। अब भीख में गोचेंग से डिवाइन वेपन्स मिल ही जाते हैं, कल्टीवेशन का तो कोई लेना देना ही नहीं है, दाव
वोन है ही है और बच्ची कुची कसर इनकी फैमिली पूरी कर देती है। खैर ये जब खाने का मजा ले ही रहे थे उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि जियान को अपनी छोटी बहन बुलाती है और वो उसे कहती है कि काफी सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं दोबारा। खैर जियांग से हमें इस लड़की का नाम पता चलता है जो कि होता है आन यान और जियांग चिढ़ के उससे कहती है कि वाह क्या कोइंसिडेंस, हम लोग इस महीने में 3 बार मिल रहे हैं, तो इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब मैं आन यान तो नहीं कह सकता, नहीं बांध निकल जाएगा, इसलिए हम इसे यान ही बुलाते हैं। हमारी सिस्टर यान जियांग से कहती है कि तुम यार मुझसे ऐसे कैसे बातें कर सकती हो, क्या तुम भूल गई कि हम कितने अच्छे बडीज हुआ करते थे। और तुम्हें तो याद ही होगा कि ट्रांसेंडेंट आइलैंड के ऊपर जो रियून थी वहाँ पे कोई कौशी सुप्रीम रियलम के मॉन्स्टर से मार खाने वाला था और मरने वाला था। अगर मैंने वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन सेक्रीफाइस न की होती तो तुम मारी जा चुकी होती। जियांग बड़े प्यार से कहती है कि मुझे तुम्हारी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है और बिना उसकी भी मैं ठीक रहती। सिस्पेयन आगे से कहती है अरे हाँ मैं तो इस बारे में भूल गई थी क्योंकि तुम गू फैमिली की यंगेस्ट प्रिंसेस हो, इसके पास जिंदगी बचाने के लिए आइटम्स की कमी थोड़ी ना है जो उसकी मदद करेंगे। और हाँ ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि इतने समय गोचंग अपर रियलम के अंदर सबसे ज्यादा फेमस इंसान है और वो तुम्हारा बड़ा भाई भी है जो तुम्हें बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करता है और तुम्हारे लिए कई सारे ट्रेजर्स लेके आता होगा। इस पे जियांग तब के बारे में सोचती है जब गोचंग ने अपना ट्रेजर छुपा लिया था कहीं नजर न लग जाए कह के। और वो आगे से कहती है लाइफ सेविंग आइटम्स वो मुझे कभी भी कुछ भी नहीं देता है, बल्कि वो तो मेरा सामान भी मुझसे छीन लेता है खुद के फायदे के लिए। या आगे से कहती है कि तुम्हारा भाई कुछ ज्यादा ही पावरफुल है और मैंने तो ये भी सुना है कि उसने हाल ही में ही 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के 9 ग्रेट माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया है। जियांग को ये जान के कोई भी हैरानी नहीं होती और यान उसे पूछती है कि तुम्हें हैरानी नहीं हुई कि तुम्हारे भाई ने एक ऐसे फंक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया जिसको कई सारे फंक्शन ढूंढ तक नहीं पा रहे थे। जिसपे जियांग आगे से कहती है कि इसमें कौन सी हैरानी की बात है, उसके लिए इन सभी चीजों को डिस्ट्रॉय करना छोटी मोटी बातें हैं। उसने हाल ही में पता नहीं कितने सारे सेक्टर तो डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। अगर मैं इसी तरीके से उसके हर एक कांड के ऊपर रिएक्ट करती रही तो फिर मेरी आधी जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी। या आगे से पूछती है कि रूमर्स तो ऐसा भी कहते हैं कि गोचंग एक गॉडली पर्सन है, तुम बताओ वो कैसा इंसान है। जियांग बिल्कुल परफेक्ट गोचंग को डिस्क्राइब करती है ये कहते हुए कमीना और हरामी। इससे तो यान की भी बोलती बंद हो जाती है कि ये क्या कह रही है। इसके बाद जियांग यान से पूछती है कि तुम हमेशा हमारी बातों के बीच में हमारे भाई को क्यों खींच लाती हो। इस पर यान आगे से बताती है कि मैं हमेशा उसके बारे में ही हर तरह के रूमर्स के बारे में सुनती रहती हूँ और ऊपर से मैं उस ऐसे इंसान की सबसे प्रीशियस सिस्टर के पास रहती हूँ तो मेरे अंदर भी खुजली होती है कि मैं थोड़ा बहुत तो पूछ ही लूं। और ये बताने की तो जरूरत ही नहीं है कि मैं भी हल्का सा डरी हुई हूँ क्योंकि हम लोग हाल ही में 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन के ऊपर हमला करने के लिए जा रहे हैं, तो फिर शायद से हम लोग वहाँ पे उनके जीने से भी फाइट करेंगे। और मैं ऐसा सोच रही हूँ कि शायद अगर हम लोग किसी एक्सीडेंट में फंस जाते हैं तो गोचंग मेरी भी मदद कर देगा। इसके बाद लड़कियों वाली बातें, तुम्हें तो पता ही है कि मैं जब से बड़ी हुई हूँ मैं किसी बैटल के अंदर नहीं गई, मैं उन कैसे दरिंदों के खिलाफ फाइट कर सकती हूँ जो 8 बैरन वेस्टलैंड 10 डोमेन से हैं। शट द फक अप। जियांग आगे से कहती है कि अच्छा तो तुम्हें कोई ऐसा चाहिए जो तुम्हारे लिए सील्ड बन सके और तुम्हें प्रोटेक्शन दे, है ना। तो ऐसी फालतू की बातें करने की जगह पे तुम्हें डायरेक्ट मुझसे पूछना चाहिए था ना। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, चिंता ना करो, मैं तुम्हें पक्का सेव करूंगी अगर तुम खतरे में पड़ती हो, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को काफी लंबे टाइम से जानते हैं। क्योंकि यही तो है बहनों का प्यार जो एक साथ मिलकर कुदरत के नियम को भी तोड़ देते हैं, जैसे लड़कों को आजकल लड़कियां तोड़ रही हैं। इसके बाद हम लोग आखिर में जान के जियांग के हरामी पंछी का नाम जानते हैं जिसका नाम है डाकिंग। और वो अपने पंछी से कहते हैं कि जहाँ तक मेरे इरादे कह रहे हैं ये मेरे पास किसी अल्टीरियर मोटिव से ही आई थी, इसे लगता है कि मैं फुद्दू हूँ। इसमें पंछी आगे से कहता है कि यू आर सो स्मार्ट। खैर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यान अपनी बोट पे आ जाती है और उसका जो एल्डर वेल्डर था वो यान से पूछता है कि यंग मिस आपको यकीन है ना कि आप जो कर रही हैं कि ठीक है। यान आगे से बताती है जहाँ तक मैंने अपनी बुद्धि दौड़ाई है मेरे हिसाब से जियान एक ऐसी चीज है जिसको गोचंग अपने दिल के करीब रखता है। तुम ये भी कह सकते हो कि जियान उन फॉर्मिडन चीजों में से एक है जिनको गोचंग बिल्कुल भी नहीं सहेगा कि कोई उसके साथ खिलवाड़ करे। इसलिए मैं जब तक यहाँ पे जियान के साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके रखती हूँ कभी ना कभी तो मैं गोचंग की नजरों में आ ही जाऊंगी। इसके बाद शायद से मैं भी उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट बना सकूं। एल्डर आगे से कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ जैसा हमने सोचा है वैसा ही जाए, क्योंकि गोचंग बहुत ही खतरनाक इंसान है। वो साला सूंघ के बता देता है कि तुम कौन सा ट्रेजर यूज करने वाले हो। इसलिए अगर आप गोचंग की तरफ आगे बढ़े और उसके क्लोज जाना चाहती हैं तो फिर आपको बहुत ज्यादा केयरफुल और सावधान रहना पड़ेगा कि आप उसकी नजरों से नीचे ना गिर जाए। वैसे भी इतने सालों में सिर्फ एल्डेस्ट यंग मिस यानी कि यान की भी एक बड़ी बहन है, वो इतने समय इनके क्लैन में पावर अथॉरिटी होल्ड कर रही है और यान की बड़ी बहन इतने समय फैमिली हेड बन ही चुकी है, इतना ही समझ लो तुम लोग। और एल्डर के मुताबिक अगर कुछ सालों के अंदर वो लोग कुछ भी नहीं करते हैं तो पूरा फंक्शन यान की बड़ी बहन कुछ ही दिनों के अंदर कंट्रोल करने लगेगी। इसके बाद यान के लिए बहुत ही चीजें मुश्किल हो जाएंगी कि वो क्लैन के अंदर एक चुपचाप खड़ी हुई रह सके और अपने लिए कुछ कर सके। जिस पे यान उस एल्डर से कहते हैं कि तुम्हें मेरे फ्यूचर के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरकार एनजी जो कि साया सेसन की बड़ी बहन है वो एक ऐसी लड़की है जो बचाने के लिए उसे गई थी जिसे नहीं बचाना चाहिए था और इसी तरीके से उसकी हरकतें हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि इमोर्टल ब्लड लाइन का पर्सन जो यहाँ पे छुपा हुआ है अपर रियलम के अंदर, जहाँ पे किसी भी तरीके का रूल अभी तक डिफाइन नहीं किया गया है। इसलिए सिर्फ किसी को बचाना सिर्फ
सिर्फ एक फालतू की टाइम बर्बादी ही रहती है और मुसीबत है। ऐसे सीन शिफ्ट होकर डियर मेडन के ऊपर आ जाता है जिसके पसीने छूट रहे थे क्योंकि उसके सामने गुचेंग कल्टीवेट कर रहा था। और जब गुचेंग कल्टीवेट कर रहा था तो फिर वहाँ के हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर थे। अब देख ही सकते हो पैनल के अंदर क्या जोर शोर से आतंक मचा है। डियर मेडन अपने मन के अंदर यही सोचती है कि ये कमीना है क्या चीज। इसकी स्ट्रेंथ साफ पता चल रही है कि वो किसी रेगुलर ट्रू इमॉर्टल एक्सपर्ट से पार जा चुकी है। फिर गुचेंग अपनी आंखें खोलता है और हमें बताता है कि उसकी कल्टीवेशन की जो फाउंडेशन है वो और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। जिसके बाद वो डियर मेडन से पूछता है कि उसे कितने दिन लगे। डियर मेडन आगे से बताती है 7 दिन। गुचेंग कहता है कि तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा 7 दिनों तक मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। बाहर की तरफ बैटल के क्या हाल चाल है। डियर मेडन आगे से बताती है कि जब से ये वाली न्यूज फैल गई है कि तुमने यहाँ पे 9 ग्रेड माउंटेन को हरा दिया है, तब से अपर रियलम के जितने भी कल्टीवेटर है वो बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड हो गए हैं। यहाँ तक कि 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के जो कुछ कल्टीवेटर्स हैं वो पहले ही हारे जा चुके हैं और जो वॉर है वो इस हद तक खींच चुकी है कि वो लोग वर्ड अबायस के कोने तक पहुंच चुके हैं। वर्ड अबायस इतने समय हेवनली डियर सिटी के बस 2-3 कदम आगे है। जब ये लोग उसे हरा देंगे तो हेवनली डियर सिटी के ऊपर हमला बोल देंगे। गुचेंग डियर मेडन से कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो पोजीशन हमारी गाइड वाली है वो खतरे में आ चुकी है और जिस कदर यहाँ पे चीजें इतनी तेजी से प्रोग्रेस हो रही हैं, ऐसा लगता है कि ऑर्थोडॉक्स फैक्शन वाले एक रास्ते को ढूंढ लिए हैं जिससे वो लोग व्हाइट टनल के अंदर जा सकते हैं। इस पे डियर मेडन आगे से कुछ भी नहीं कहती है और गुचेंग उसे बताता है कि उसने लिनवे को आधा साल दिया है और वो डियर मेडन से पूछता है तुम्हें क्या लगता है कि वो आधे साल के अंदर वो अचीव कर लेगा जो मैंने उससे मांगा है। डियर मेडन को पूरी तरीके से यकीन नहीं था लिनवो कर भी सकता है और ना भी। गुचेंग उसे कहता है चालाक लोमड़ी हो, पता है कि ऐसे सवालों में क्या कहना चाहिए। अब उसी टाइम पे वहाँ पटा उड़ते हुए आता है। वो सबसे पहले गुचेंग को ग्रीट करता है। इसके बाद वो डियर मेडन की तरफ मुड़ के उसे ग्रीट करने ही वाला था और उसे मास्टर कहने ही वाला था और डियर मेडन उसे कहती कितना प्यारा है, मिस्ट्रेस कहो मुझे। गुचेंग उससे कहता है कुछ नहीं कहना उसे, वो तुम्हारी मालकिन नहीं है, जो बकना है वो बको जल्दी। तो फिर गुचेंग को बताता है कि जो वेरियस ऑर्थोडॉक्स के फंक्शन के कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो अपनी धर्माइक बॉडी फॉर्म के अंदर आए हैं और वो गुचेंग के साथ 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के मामले के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। गुचेंग डियर मेडन से पूछता है कि मेरे साथ आना चाहोगी, तो डियर मेडन मना कर देती है ये कहते हुए कि तुम्हें अकेले ही जाना चाहिए, मैं एक बाहर वाले हूँ, इन सभी मामलों को लेने चलते। और वैसे भी मुझे नहीं लगता है कि अपर रियलम मुझे सूट करता है, वो लोग मुझसे नफरत जो करते हैं। और डियर मेडन की अंदरूनी बात हमें ये बताती है कि उन्हें लगता है कि अपर रियलम के अंदर गुचेंग से ज्यादा बड़े मॉन्स्टर हैं क्योंकि गुचेंग उनके लेवल पे पहुंच रहा है तो वो लोग गुचेंग को टारगेट कर सकते हैं उसकी वजह से। गुचेंग उसे कहता है कि अभी तो चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि तुम मेरी बीवी हो, अब अचानक से आउटसाइडर कैसे बन गई। डियर मेडन गुचेंग से कहती है कि यार तुमने अभी तक मुझे छुआ भी नहीं है और यहाँ पे कोई है भी नहीं, तो फिर तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है। जब तक तुम मेरी बाउंड्रीज को छू के पार नहीं निकल जाते तब तक मैं कुछ भी नहीं कह सकती। तो गुचेंग उसे कहता है एक सेकंड रुको, तुम लगातार मुझे अपनी बॉडी देने के बारे में क्यों बात करती रहती हो। एक डियर मेडन होने के नाते तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हें खुद के ऊपर थोड़ा सा लगाम रखना चाहिए। तो मुझे किस तरीके का इंसान समझती हो, कोई ठरकी वर्की थोड़ी ना हूँ मैं कि तुम हमेशा बॉडी के बारे में बात करती रहती हो। इसे तो डियर मेडन हैरान हो जाती है कि अचानक से इसे क्या हो गया। इसके बाद गुचेंग डियर मेडन से कहता है क्या तुमने कभी यहाँ पे प्लेटोनिक लव के बारे में सुना है, तो मैं तुम्हें गूगल करके बताता हूँ। प्लेटोनिक लव का मतलब होता है तुम सेक्स के अलावा सब कुछ कर सकते हो, यानी कि कोई भी फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं, चुम्मी तक नहीं। और गुचेंग डियर मेडन से कहता है कि हम लोग इस हिसाब से पति पत्नी है। अगर तुमने नोटिस किया हो तो गुचेंग हमेशा लड़कियों के साथ सोने के लिए पीछे पड़ा रहता है, लेकिन ये पहली बार है कि ये 100 बहाने दे रहा है ना सोने के लिए। गुचेंग डरा हुआ इतना ज्यादा है। इसके बाद अगला सीन वॉइड अबायस का होता है जहाँ पे हम लोग अपर रियलम की आर्मी को देखते हैं और साथ ही में उन लोगों की जिन लोगों ने गुचेंग के पास न्योता भिजवाया था और हम उनकी धर्माइक बॉडी को देखते हैं। इन लोगों की बातें सुनो, ये लोग कहते हैं कि यहाँ पे चीजें तो डेवलप हो गई हैं, लेकिन 8 बैरन वेस्टलैंड एंड डोमेन्स के लोगों का मोरल अभी तक लो है। हम लोग एक ही बार में उनके ऊपर अटैक करके उन्हें हमेशा के लिए मिटा क्यों नहीं देते हैं। जिसपे आगे से कहता है कि तुमने वो नहीं सुना है कि अगर खुले में मुतोगे तो चींटे तुम्हारे ऊपर ही आके गिरेंगी। उसी तरीके से अगर हम लोग उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं तो उनके कुछ एक्सपर्ट्स हैं जो उन्होंने अभी तक यहाँ पे अपनी शकल तक नहीं दिखाई है और वो सडनली फाइट बैक करते हैं, तो फिर हम लोगों को ही यहाँ पे सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज का सामना करना पड़ेगा और हमें ही ज्यादा लॉस होगा। इस पे एक एल्डर आगे से कहता है कि मैं जब भी इस चीज के बारे में सोचता हूँ, इस 8 बैरन वेस्टलैंड एंड 10 डोमेन्स के चक्कर में मैं हमेशा सॉवरेन रियलम पे कैद रहा हूँ कई सालों के लिए, और मैं जब भी इस जगह को देखता हूँ मेरा खून उबल उठता है और मन करता हूँ कि मैंने उबाल के मार दूं। तो फिर एक एल्डर आगे से सजेस्ट करता है कि हम लोगों को यहाँ पे यंगर जनरेशन को बैटल करने के लिए आगे भेजना चाहिए। हमारा अपोनेंट यहाँ पे लगातार रिट्रीट करते जा रहे हैं। हमारे अपोनेंट ही वो पहले लोग हैं जो खुद को यहाँ पे रोक नहीं पा रहे हैं, बल्कि हम लोग तो यहाँ पे आराम से बैठे हुए हैं और आगे चीजों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। इस पे एक एल्डर आगे से कहता है कि मैं इस चीज को अप्रूव करता हूँ, हम लोगों को यहाँ पे कुछ जीनियसेस को आगे भेजना चाहिए, ये उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, वो लोग कुछ एक्सपीरियंस को भी यहाँ पे गेन कर सकते हैं और शायद से ऐसा करने से हम लोग
वहाँ पे उनके कुछ पावरफुल लोगों को भी बाहर ले आए जो छुप के बैठे हो सकते हैं। पीछे से गोचंग बाहर निकलता है जो कि आगे से कहता है कि मैं भी इस प्लान को अप्रूव करता हूँ सीनियर्स। वैसे भी विरोधी हमारे इस टाइम पे थोड़ी देर के लिए शांति समझौता चाहते हैं, टेम्परेरी, फुल टाइम का नहीं। जैसा महाभारत में होता था कि अपोनेंट को तुम मारने ही वाले हो लेकिन अगर सूरज ढल गया तो वो बच जाएगा, इसके बाद तुम अपने अस्त्र शस्त्र उठा नहीं सकते हो। अभी ट्राई भी मत करना, लोग गोली मार के चले जाएंगे और इसी ऊपर से कहेंगे। गोचंग कहता है कि हम लोग यहाँ पे यंगर जनरेशन को फाइट करने के लिए आगे भेज सकते हैं, अगर वो लोग इसके लिए रिफ्यूज करते हैं तो फिर हम लोग डायरेक्ट अटैक कर देंगे। एक एल्डर आगे से कहता है कि ये तो काफी अच्छी बात है, तो फिर तुम लीड क्यों नहीं लेते हो पहले अटैक करने के लिए। मुझे पक्का यकीन है कि यंगर जनरेशन जब देखेगी तुम उन्हें लीड कर रहे हो तो वो और ज्यादा एक्साइटेड और मोटिवेटेड हो जाएंगे। फिर ये बुढ़ा मन के अंदर सोचता है साला कब से पीछे खड़ा था हमारे, अगर ये स्पेस के ऊपर छेद न करता हमें पता भी ना चलता। ये लड़का कुछ ज्यादा ही भयानक होते जा रहा है, हमें धोते संभाल के रखनी पड़ेगी अपनी, कहीं ये खींच ना ले। गोचंग आगे से कहता है मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे चैलेंज करने के लिए एक लेटर भिजवा देता हूँ, बेसिकली आगमन, कि हम लोग तुम्हारे साथ यंग जनरेशन का एक बैटल करना चाहते हैं। गोचंग ब्रश के ऊपर वो चीजें लिखता है जो उसे लिखनी थी और मन के अंदर सोचता है कि हम लोगों को हर एक चीज यहाँ पे श्योर कर लेनी है कि उनके पास कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, और वो मन के अंदर सोचता है कि इसी तरीके से तो हम लोग उन्हें एक बार में मार पाएंगे और ज्यादा माल लूट पाएंगे। जिसके बाद वो लेटर को हेवनली डियर सिटी तक भिजवा देता है और साथ ही में जो भी शहर रास्ते के बीच में होंगे उन्हें भी पता चल जाएगा कि यंगर जनरेशन के बीच में फाइट होने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि गोचंग का लेटर हेवनली डियर सिटी पे आ जाता है और इन्हें भी पता चल जाता है कि अपर रियलम ने चैलेंज का न्योता भिजवाया है सिर्फ यंगर जनरेशन के लिए। यंगर जनरेशन वाले आगे से कहते हैं कि ये लोग कुछ ज्यादा ही हमें उकसा नहीं रहे हैं, इन्हें क्या लगता है कि ये लोग हमसे ज्यादा ताकतवर है और हम इनसे डरते हैं क्योंकि इनके पास एक गोचंग है। एक दूसरा डिसाइपल आगे से कहता है कि हम लोग ये चैलेंज ले सकते हैं, भले ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मली डिफरेंस की वजह से, यानी कि इनकी आर्मीज के बीच में काफी बड़ा डिफरेंस है, इस वजह से ये लोग सीधा साधा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनके पास 100 आर्मी है उनके पास 200 है इस हिसाब से, बल्कि 1-on-1 के मामले में ये लोग आराम से जीत जाएंगे, उन्हें धूल चटा देंगे यार, रगड़ देंगे जमीन पे बिल्कुल। इसके बाद हम लोग हमारे नन्हे बच्चे को भी देखते हैं जो अपने खानदान का आखिरी बचा हुआ शख्स है और ये भी गोचंग के बारे में बस गुस्सा ही कर रहा था। जिसके बाद हम लोग व्हाइट अबायस को देखते हैं, वहीं पे गोचंग अपने लोगों से पूछता है कि इस बार प्रिमोडियल सेलेस्टियल सेक्टर से मेरी मदर ने कितने लोगों को भेजा है। तो फिर एक सोल्जर आगे से बताता है यंग मिस ने इस बार यहाँ पे कौसी सॉवरन रियलम के 9 एक्सपर्ट्स को भेजा है, 30 सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट्स को और अनगिनत कौसी सुप्रीम रियलम के एक्सपर्ट्स को। इसके बाद वो दूसरे गार्ड से पूछता है कि जियान कहाँ पे है भाई, वो यहाँ पे क्यों नहीं आई। इस पे सोल्जर आगे से बताता है कि यंग मिस जियान सीधा यहाँ से ट्रू इमॉर्टल अकेडमी के लिए निकल गई, शायद से वो यहाँ पे नहीं आना चाहती है। गोचंग आगे से कहता है क्या वो भूल गई है कि वो किस सेक्ट से बिलोंग करती है, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ पे ना आके मिलने की। अब ये बहुत ही ज्यादा जिद्दी होती जा रही है, इसके मन में जो आ रहा है ये वो कर रही है। जिसके बाद ये सड़क से ट्रू इमॉर्टल अकेडमी के लिए निकल जाता है ताकि ये जियान से मिल सके। इधर हम लोग इमॉर्टल अकेडमी की बोर्ड्स को देखते हैं और ये लोग भी बैटल की तरफ आगे ही बढ़ रहे थे। हम लोग देखते हैं कि वैंग जियान को एक गिफ्ट देती है, ये कहते हुए कि हम लोगों ने काफी टाइम से एक दूसरे को नहीं मिला है, ये लो मेरी तरफ से तोहफा। जियान पूछती है कि ये क्या चीज है। वैंग आगे से कहते हैं मुझे पता है कि तुम्हें चोरी, मेरा मतलब ट्रेजर हंटिंग करना पसंद है, इसलिए ये एक तरह का मिस्टिक ट्रेजर है, ये तुम्हारी मदद करेगा आसपास की चीजों को ढूंढने में। ये मैंने जियांग लूसेन से जीता था, इसकी मदद से तुम ट्रेजर और रेयंस को भी ढूंढ सकते हो, ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। जियान आगे से काफी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं पे वैंग अपने मन के अंदर सोचती है अगर वो यहाँ पे गोचंग को नहीं फंसा सकती है तो वो अपने कुछ खतरनाक तरीके इस्तेमाल करेगी गोचंग का इस्तेमाल करने के लिए। बाय द वे वैंग ये तरीका कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, वो तुम्हारा इतिहास ही मिटा सकता है। अब उसी टाइम पे वहाँ पे एक बोट उड़ते हुए आती है जो कि इन लोगों से ज्यादा ऊंचा उड़ रही थी और इनकी बोट नीचे है, इसका मतलब ये लोग नीचे हैं उस ऊंची वाली बोट से। फिनिक्स सेंट आगे से बताते हैं कि ये तो कोई बैटल सेंट क्लैन से है ना। जियांग हम लोगों को बताती है कि ये वही फैक्शन और क्लैन है जिसको गोचंग ने हाल ही में डिस्ट्रॉय किया है। वहीं पे उस बोट के ऊपर जो बैटल सेंट था वो इन लोगों को घूरे ही जा रहा था एकदम खतरनाक नजरों से। वैंग आगे से कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही एरोगेंट नहीं हो रहा है, लगातार हमें घूरे ही जा रहा है और ऊपर उड़ रहा है हमसे। इसके बाद वो किंग ऑफ 6 क्राउन से पूछती है कि तुमने इसके साथ फाइट की थी ना, क्या तुम जीते थे? तो फिर किंग ऑफ 6 क्राउन आगे से कुछ भी नहीं कहता है, जिससे जियांग को समझ में आ जाता है कि ये पूरी तरीके से जीता नहीं होगा, मैच टाई हुआ होगा। और वो यही सोच रहे थे कि उसे ज्यादा मेहनत करनी है, नहीं तो वो कभी भी इन जैसे लोगों को भी नहीं हरा पाएगी। अब उसी टाइम पे उस बैटल सेंट की बोर्ड के ऊपर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है। ऑफ कोर्स ये गोचंग का ही था। वो सभी लोग आगे से कहते हैं कि ये किसका हो रहा है भाई, देखने से ही पता चल रहा है कि ये किसी सेवन रियलम के एक्सपर्ट का है। गोचंग वहां पे आता है और उनकी बोट के ऊपर पैर रखता है तो उसका प्रेशर जो था वो बोट की तरफ जाता है, जिससे बोट नीचे दबने लगती है। गोचंग उनसे कहता है काहे इतना ऊंचा उड़ रहे हो भाई, जल्दी से नीचे जाओ। इसके बाद वो लोग गोचंग की तरफ देखते हैं और आगे से कहते हैं ये क्या चीज है। और गोचंग इन लोगों से कहता है कि अगर तुम्हारी बोट को ऊंचा उड़ना है तो हमसे पीछे उड़ो। इस पे बैटल सेंट के भी पसीने छूट जाते हैं और वो अपने मन के अंदर सोचता है कि यही है वो, इसने पिछले बैटल सेंट को मारा था। अब बैटल सेंट शायद से वही लोग हैं जिनके गोचंग ने आंख निकाल ली थी, जिसको जो लोग जियांग को अपनी बहन मान रहे थे, पिछले जन्म वाली कहानी याद होंगे तुम्हें। इसीलिए अभी का बैटल सेंट अपने मन के अंदर सोचता है कि अभी के लिए वो ये सब कुछ सह लेता है, जिसके बाद ये बिल्कुल भी ये सब कुछ नहीं सहेगा, यानी
करने की ये भी कुछ प्लानिंग कर रहा है। वैंग अपने मन के अंदर सोचती है कि हाँ, ये साला हमेशा से इसी मामले में बेहतर है और शो ऑफ करने के मामले में भी। जियांग अपने मन के अंदर सोचती है कि ये आदमी हमेशा एक्टिंग क्यों करता रहता है हाई प्रोफाइल बनने की और हमेशा शो ऑफ करता है। इसके बाद हम लोग दोबारा हेवनली डियर सिटी को देखते हैं और हेवनली डियर सिटी की जितनी भी यंगर जनरेशन थी वो आगे से चीखते हुए कह रही थी कि इस बार हम लोग हमारे ऊपर जो बेइज्जती हुई है उसे हटा ही देंगे यंगर जनरेशन की लेगेसी की मदद से। एक बंदा आगे से कहता है कि मैंने सुना है कि गोचंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके साथ पक्का लड़ना इजी नहीं होगा। अब उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जुआन टियान नाम का एक बंदा आता है, इसकी हाइट ही 10 फुट है। ये आगे से कहता है कि एक छोटा मोटा यंगर जनरेशन हमारे क्या है उखाड़ लेगा। अगर वो यहाँ पे इस स्पैर यानी कि लड़ाई को ज्वाइन करने के बारे में सोचता भी है, उसे यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन रियलम का यूज नहीं करना चाहिए हमें बुली करने के लिए। पीछे से लोग कहते हैं इसका नाम तो जुआन टियान है, जो कि जुआन क्लैन से है, एक जीनियस। और जुआन टियान आगे से कहता है अगर गोचंग यहाँ पे अपने रियलम को सप्रेस करता है तो फिर हम लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम उसे आसानी के साथ मसल सकते हैं और मैं उससे फाइट करूंगा। इसके बाद सभी लोग लिनवू की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि इसने तो गोचंग से मुलाकात भी की, उससे बाद लड़ाई भी की है, बताओ जुआन टियान और गोचंग में से जीतने के किसके ज्यादा चांसेस हैं। तो दूसरे बंदे आगे से कहते हैं कि तुम इससे पूछ ही क्यों रहे हो, इसने तो पहले ही गोचंग से हार खा ली है, अब इसके पास ना ही हिम्मत बची और ना ही जिम्मेदारी। ये लिन फैमिली के रिसोर्स का सिर्फ एक थप्पा है, थप्पा जो कि पूरी तरीके से बर्बाद हुए हैं। जुआन टियान आगे बढ़ता है और वो लिनवू के कंधे के ऊपर हाथ रख के उसे कहता है कि अपर रियलम में हमें यहाँ पे चैलेंज के लिए लेटर भेजा है, यही हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम उन्हें दिखा दे कि हम लोग कौन हैं। डिमोनिक बैटल गॉड का सक्सेसर होने के नाते तुम इस तरीके से निराश कैसे हो सकते हो। कभी समय हुआ करता था जब मैं तुम्हें एक अपोनेंट की तरह देखा करता था, लेकिन लिनवू उसका हाथ अपने कंधे से हटा देता है और वहाँ से वापस जाने लगता है। ये लोग इसकी बेइज्जती करना नहीं छोड़ते हैं। आगे से कहते हैं ये कुछ ज्यादा ही कमजोर हो गया है, 2 बार हारने से इसका दिल और दिमाग दोनों कमजोर हो गया है। साइड से लड़कियां कहती हैं कि मैं कभी इसे अपना आइडल माना करती थी, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही नीचे गिर गया है। मैंने तो ये भी सुना है कि ये अपनी लवर तक को नहीं बचा पाया। बेचारे कुछ लोग उसके लिए कहते हैं कि यार वो पहले ही झेल चुका है, तुम लोग बस करो यार उसकी बेइज्जती करना। लिनवू बस यही सोच रहा था कि वो गोचंग के खिलाफ कैसे जा सकता है। अब सिर्फ कुछ ही महीने बचे हुए हैं, क्या उसे सच में यहाँ पे 8 बैरन वेस्ट लंडन एंडोमेंस को धोखा देना पड़ेगा लोगों को बचाने के लिए। और ये सोच ही रहा था कि यहाँ पे कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी टाइम पे इसकी नजर डियर मेडन की सर्वेंट के ऊपर पड़ती है, जिससे लिनवू को समझ में आ जाता है कि ये डियर मेडन की कोई प्राइवेट डिसाइपल या फिर सर्वेंट हो सकती है। और वो भी अपने मन के अंदर यही सोचता है अगर इसे पता होता कि डियर मेडन को गोचंग ने कैप्चर कर लिया है तो ये पक्का उसकी मदद करने के लिए जाती और उन्हें बचाने की कोशिश करती। इसके बाद ये अपने मन के अंदर सोचता है अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे यहाँ पे गद्दार बनने की क्या जरूरत है जो यहाँ पे फॉर्मेशन अरे कोर को चुराए। वहीं हम लोग वुडी को देखते हैं और उसके अगल बगल कुछ सुप्रीम रियलम के कल्टिवेटर्स खड़े थे जो एडल्ट थे और वहीं पे यंगर जनरेशन चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि गोचंग को पकड़ो, उसे कैप्चर करो। सीनियर्स आगे से कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यंगर जनरेशन इतना ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएगी सिर्फ एक चैलेंज लेटर को देख के। ऐसी स्ट्रेंथ और ऐसी हिम्मत देख के मुझे यकीन हो गया है कि ये सच में हमारे 8 बैरन वेस्ट लंडन डोमेन्स के जीनियस हैं। वही वुडी इन लोगों को भाई एक नंबर का सी कह रहा था। ये कहते भाई ये कैसे जोकर है, खुद की मौत के लिए इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं जैसे कि कबर में कूदने के बाद इन लोगों को अनलिमिटेड इंटरनेट, प्यारी सी वेब, PS5 और गेमिंग सेटअप मिल जाएगा। जिसपे एक सीनियर आगे से कहता है कि हमारे लिए ज्यादा चॉइसेस बची कहाँ पे हैं। अपर रियलम के मुकाबले में जो अमाउंट ऑफ टाइम हमारी यंगर जनरेशन ने यहाँ पे लगाया है कल्टीवेट करने के लिए वो बहुत ही कम है। अगर इनके पास 1 साल और होता, सॉरी 100 साल और होता तो ये लोग और ज्यादा ग्रो कर पाते। लेकिन अगर मैं सोचूं कि तुम जैसा सेंट भी यहाँ पे है जिनका सेम रियलम है जितना मेरा है, इसके बावजूद तुम काफी ज्यादा छोटे हो, हम उम्मीद करते हैं कि तुम हमारे लिए मदद करोगे। वुडी अपने मन के अंदर सोचता है मदद, वो क्या चीज होती है, मैं तो खुद गोचंग की साइड से हूँ। इसके बाद वो आगे से कहता है कि अगर तुम लोगों के पास यहाँ पे कल्टीवेट करने के लिए 1000 साल से भी ज्यादा टाइम होता ना, तब भी ये किसी काम का ना था, तुम कभी भी जीत ना पाते। गोचंग के बाद सबसे स्मार्ट बंदा ये है पूरी सीरीज के अंदर, इसे अच्छे से पता है कि कहाँ पे जीतना है और कहाँ पे हारना है। अब इधर हम लोग गोचंग वाली साइड को देखते हैं और बैटल सेंट बुद्धिमान आदमी था, उसे पता था कि पीछे हट जाना चाहिए, इसलिए वो अपनी बोट को लेता है और नीचे लेके खिसक लेता है यहाँ से। गोचंग भी कहता है समझदार है साला, बच गया। अब इसके बाद गोचंग इन लोगों की बोट पे आता है तो साइड वाली बोट के ऊपर अलाहा मच जाता है। भाई उधर लड़ाई चल रही थी, ये कहते हैं मैं जा रहा हूँ उस बोट के ऊपर गोचंग के साथ पिक्चर लेने के लिए, मेरे पास रिकॉर्डिंग स्टोन है। इधर जियान गोचंग से पूछते हैं यहाँ क्या लेने के लिए आए हो, इतना खाली टाइम है तुम्हारे पास, जाओ और जाके 2-3 प्लान डिस्ट्रॉय कर दो। वह गोचंग से कहती है काफी टाइम बाद मिल रहे हैं दोस्त, कैसे हो। ये दोनों गोचंग को ग्रीट करते हैं पूरी इज्जत के साथ में। गोचंग जियांग से कहता है कि तुम मुझे ऐसा एटीट्यूड दिखाओगी, मैं यहाँ पे इतनी दूर से तुम्हें चेक करने के लिए आया हूँ कि तुम कैसी हो। जियांग आगे से कहती है तुमसे किसने कहा कि तुम मुझे देखभाल करने के लिए आओ यहाँ पे, मैंने कहा क्या, बल्कि तुम तो मुझे यहाँ पे एम्बैरेस कर रहे हो
अपनी हाई प्रोफाइल और कमाल की पिक्चर दिखा के गोचेंग उसे कहता है किस बारे में बात कर रहे हो यार, मुझे तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं है। गोचेंग अपने पास से 2 भयानक ट्रेजर्स बाहर निकालता है और वो जियांग से कहता है जैसे ही मुझे पता चला कि तुम यहाँ पे 8 बैरन वेस्टलैंड 10 डोमेन्स के जीनियस के खिलाफ फाइट करने वाली हो तो फिर मुझे चिंता होने लगी कि तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए मैं यहाँ पे भागा भागा आ गया तुम्हें ये प्रोटेक्टिव मिस्टिक ट्रेजर्स देने के लिए। जियांग ट्रेजर्स की तरफ देखती तक नहीं है और वो आगे से कहती है कि उसके पास यहाँ पे पहले से ही कई सारे सेक्रेट वेपन्स हैं, इसलिए गोचेंग को इस तरीके की गंदी ट्रिक्स इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब वो अपनी आंखें खोलती है जो ट्रेजर्स की चमक थी वो उसकी आंखों में घुस जाती है और उसके मुंह से पानी का झरना बहने लगता है क्योंकि उसने आज तक इतने हाई ग्रेड के ट्रेजर्स नहीं देखे थे। गोचेंग आगे से कहता है तो तुम्हारी आंखों के अंदर ये सेवरन और कॉसी सेवरन रियलम के जो वेपन्स है एकदम घटिया और लो क्वालिटी के हैं, ये मेरी ही गलती है कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पे डिवाइन ग्रेड्स के वेपन नहीं ला पाया। अगर ये तुम्हें नहीं चाहिए तो फिर मैं वैंग को ये सब कुछ दिए देता हूँ। जियांग को जैसे ही पता चलता है कि माल एकदम काड़ा है तो उसके रंग रूप बदल जाते हैं और वो गोचेंग से कहती है अरे बड़े भाई आपको यहाँ पे आने की क्या जरूरत थी, आप किसी सोल्जर को भिजवा देते, मैं भागी भागी आपके पास चली आती, आप आके यहाँ पे थक गए होंगे, बताइए क्या लेंगे, चाय लेंगे, पानी लेंगे, ठंडाई लेंगे, पेप्सी वेप्सी कुछ चलेगा, मैं सब कुछ ला सकती हूँ, खाना लेंगे मैं खाना बना लाऊंगी। वही पीछे हम उन 3 गरीबों को देखते हैं, ये मन के अंदर कहते हैं कि ये तो मिस्टिक ग्रेड की ट्रेजर्स हैं। गोचेंग का चेहरा साफ बता रहा है कि उसे गुस्सा तो आ रही है लेकिन वो खुश भी है। साइड से वैंग बाहर निकलती है और वो गोचेंग से कहती है ब्रदर गू आपको एक और छोटी बहन चाहिए, मैं आपके लिए एक छोटी बहन बन सकती हूँ। इसने 1 सेकंड के अंदर हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया, बिल्कुल जियांग की कॉपी की है। पीछे से ये दोनों कहते हैं कि ये क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे भी रिश्तेदार बनना है, मुझे भी ट्रेजर्स चाहिए। ये दोनों आगे कुछ कह पाते हैं कि इससे पहले ही गोचेंग वैंग से कहता है अगर चली जाओ यहाँ से, नहीं सीधा शिप से नीचे फेंक दूंगा, गिर के मरोगी, शर्म भी आएगी तुम्हें। जियांग भाई खुश, उसे इतने ट्रेजर कभी नहीं मिले, वो बहुत ज्यादा खुश। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं जो दूर से उन लोगों को ये सब नौटंकी करते हुए देख रही थी। वहीं पे गोचेंग वैंग से कहता है कि तुम एक सेंटेंस हो, तुम्हें शर्म नहीं आती इतना नीचे गिरते हुए, कम से कम रूल्स का तो सम्मान करो। वैंग अभी भी नहीं रुक रही, वो आगे से कहती है बिग ब्रदर गू मुझे बस थोड़े बहुत इक्विपमेंट चाहिए, वो भी रेयर ग्रेड के, उसके लिए मैं तो बीबी बनने को भी राजी हूँ, ये सिस्टर क्या चीज है। वहीं पे हम लोग यान को देखते हैं और ये अपने मन के अंदर सोचते हैं कि यही गोचेंग है और इसने सही फैसला लिया जियांग को फॉलो करने का।